I welcome you all to today's class as we have a mixture of different candidates belonging to different backgrounds. Adia, I hope you are doing well. Arika, Aisha, Aruj, Aksa, Nimra, Ifat, Seher, Noor, Shafa, Rahim, Mahanur, Khushbakht, Rabia, and so on the list goes. अवैस कैसे हैं आप जैनब खुशबख्त और जितने भी हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप कि मेरी आवाज़ भी आप तक क्लियरली आ रही होगी। अच्छा, ये जो आज हमने डिस्कशन प्लान की है, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। इस डिस्कशन का मकसद हरगिज ये नहीं है, लेट्स गेट सम थिंग्स वेरी क्लियर कि जस्ट टू शो ऑफ दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव क्वालिफाइड सीएसएस और वट एवर द थिंग इज। बट इसका मकसद मेन ये है कि बिकॉज आप सब में से भी कुछ ऐसे मेरे एस्पायरेंट्स हैं जो कि बल्कि सारे हैं जो सीएसएस में अपियर हो रहे हैं, सम ऑफ यू आर are appearing in CSS 2026, some are appearing in 2027। सो इसका मकसद एक जो ये है वो ये है कि जो भी हमारे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि पास आउट्स हैं, वो आपको खुद आकर इस चीज़ के बारे में बताएं कि किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रही। ठीक है, इफ़ यू आर लैकिंग इन समथिंग देन दे कैन शेयर देयर स्टोरीज विद यू कि किस तरीके से उन्होंने किन किन चीज़ों पर एट दिस क्रूशल पॉइंट ऑफ टाइम फोकस किया एंड किस तरीके से फिर उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की कि उन्होंने क्वालिफाई किया। साथ ही साथ ये जो लिस्ट मैं आपको बताता जाऊंगा, दिस लिस्ट इज नॉट ओनली फॉर CSS क्वालिफायर्स सेहत, बल्कि ये आपके पास कुछ हमारे पास CCE सिंध के भी क्वालिफायर्स हैं रहीम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कुछ वन पेपर क्वालिफायर्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे विद इन फ्यू मिनट्स। अली रजा एंड साइका सिकंदर। ठीक है, दीज आर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने वन पेपर क्वालिफाई किया। रजा इज इन द क्लास, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डू आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप में से जो भी हमारे आज क्वालिफायर्स मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें विद इन 5 to 10 मिनट्स कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, व्हाट इज़ योर नेम एंड किस तरीके से आपने इस क्रूशल पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या क्या स्टेप्स अडॉप्ट किए, किस तरीके से आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस किया और किस तरीके से आपके साथ किस तरीके से, यानी आपने क्या स्टेप्स को अडॉप्ट किया ताकि जिसकी वजह से आप क्वालिफाइड हो सके। एंड प्लीज टेल मी योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज वेल। सो आई लीव टू द क्वालिफायर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम Avas. Avas is in the class, right? Muhammad Avas, he's a 2025 qualifier. So I welcome you, Yes, sir. Avas. Thank you, sir. Am I audible, sir? जी जी बिल्कुल, आपकी मीठी आवाज़ अवैस आ रही है कानों तक। क्या हाल है सर? कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। यस सर। यू कैन शेयर योर स्टोरी कि किस तरीके से आपके मामला सारे अनफोल्ड हुए एंड हाउ यू गॉट योर पासिंग मार्क्स एंड व्हाटएवर द थिंग इज, यू कैन स्टार्ट अवैस। यस सर। सर, प्रॉपर क्राइटेरिया तो यही था कि हर सब्जेक्ट का सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू करना है। हर टॉपिक पे डाइवर्सिफाइड नॉलेज हो। आपका कोई भी टॉपिक है, फर्ज करें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, जनरल स्टडीज ले लें, तो इनके हर टॉपिक पे आपने एक तो अपने रेलिवेंट बुक्स की कोर्स आपके पास हो। इसके अलावा आपके पास फैक्ट बुक बनी हो जिसमें स्पेसिफिकली जेंडर इश्यूज से रिलेटेड आपकी तमाम फैक्ट्स हों, पाकिस्तान से रिलेटेड हों, इंटरनेशनल कंपैरिजंस हो, देन आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन हो। पाकिस्तान का है तो हम बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और एक दो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे। देन सर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड हो, वो सारा डाटा आपने इकट्ठा करना है उस हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का। तो इस तरह सारे टॉपिक्स गो थ्रू करने के बाद जब आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं, तो आपसे मेरा इंटरेक्शन जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपसे वैल्यूएशन करवाई थी सब्जेक्ट्स की। तो उसमें ये है कि आप पेपर सॉल्व करें। क्वेश्चन आप जो देते थे वो काफ़ी यूज़फुल भी रहे बाद में। तो वो सारी एवेल्यूशन आपसे मैंने करवाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सारा इन डेप्थ हर टॉपिक कवर करना है सिलेबस का, और उसमें डाइवर्सिफाइड नॉलेज हो। ये ना हो कि लिमिटेड आपको एक बुक से या फिर स्पेसिफिक एक जगह से टॉपिक प्रिपेयर कर लें। तो डिफरेंट जगह से मैंने प्रिपेयर किया था हर टॉपिक को। देन उसके बाद एवेल्यूशन करवाई थी आपसे मैंने, जब आप वो हाफ बुक डिज़ाइन किए थे, देन फुल बुक डिज़ाइन किए थे।
तो हम्म। प्रॉपर पेपर का टाइम में आपने अटेम्प्ट करना है, देन वो आपसे सारा मैं वैल्यूएट करवाता था। तो इसी तरह सर था। और एसए का या इंग्लिश का ये था कि मैक्सिमम प्रैक्टिस है, फुल लेंथ एसेस जितने आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। और ख़ास तौर पे आखिरी लास्ट 10 डेज या 20 डेज में आपने रेगुलर रोज़ एक एसे राइट करें ऑन द स्पॉट टॉपिक लेके। तो ये ओवरऑल क्रक्स है। तो आप सर स्पेसिफिकली कुछ पूछें तो मैं उसका आपको बताऊं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे और जब आपने अपनी अटेम्प्ट दी थी, यानी लास्ट ईयर आप भी तैयारी कर रहे थे, राइट? तो आपके माइंड में यस भी सर। ये सारे फैक्टर्स आते थे कि मैं जी गिव अप कर दूं और मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है? तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ। यस सर, वो आपसे पास में आया था, ये 2024 की अटेम्प्ट तब मैंने दे दी हुई थी और 25 की ही देनी थी। तो आपसे ये डिस्कस हुआ था, मैंने आपको बताया था कि अभी काफ़ी फियर्स भी हैं, आपको लगता है कि आप नहीं क्रैक कर सकते और आपको कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो उसमें आपकी गाइडलाइन थी कि प्रॉपर रोड मैप होता है उसके मुताबिक चलना है। और उसमें फिर आपने सारा, आपसे भी इंटरेक्शन हुआ। उस टाइम तो सर काफ़ी फियर्स होते हैं आपको कि आपको कोई चीज़ भी ठीक नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करते हैं और मैक्सिमम अपनी एवेल्यूशन करवाते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। और बंदे को ये आइडिया होने लग जाता है कि आई कैन राइट इन दी एग्ज़ाम एज वेल। और हम्म। अच्छे से हर चीज़ आपको क्लियर हो रही होती है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हर टॉपिक को आपने प्रेजेंट करना है। एक हम लर्न करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। उसका ओके, सारा भी काफ़ी हेल्प हो गई थी। यस सर। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच आपका वैस फॉर योर एक्सपीरियंस। एंड मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि हम सब जो हैं, ठीक है, यानी जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइड जो हैं, वो सब के सब अपना स्टार्टिंग की जर्नी को भी प्लीज़ एलैबोरेट कर दीजिएगा कि कहाँ से आप पढ़े। बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर दोज कैंडिडेट्स जो कि मुझसे पढ़े नहीं हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट इन दैट सिनेरियो एज वेल। बट यू ऑल वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर माई स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपने evaluations करवाई है, whatever the things that took place. So with that being said, I would like to welcome Hadia Amjad, Miss Hadia, ma'am, अगर आप हैं क्लास में तो do let me know about that. And you can share your experience कि कहाँ से आपने तैयारी की, was it your first attempt, क्या सिनेरियो था, आपके माइंड में क्या थॉट्स आते थे while you were preparing for your CSS, एसए की क्या स्ट्रैटेजी रही, करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रैटेजी रही, ऑप्शनल्स की, रिटर्न की क्या स्ट्रैटेजी थी, कुछ ये अपने बच्चों को यू कैन जस्ट टेक लाइक 5 minutes 10 minutes, यू कैन जस्ट prolong your story and tell the entire thing that you want to tell. हमारे पास बहुत टाइम है, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप लोग? हम गुड। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर। अच्छा सर, पहले तो मैं अपना थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दूं। मैंने एमफिल माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है और मैंने जो है वो लास्ट लास्ट ईयर अप्रैल में तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने एक सेशन लिया था एक एकेडमी से 3 मंथ्स का, उसके बाद मैंने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की थी। तकरीबन जुलाई से स्टार्ट की थी। तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी एंड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। तो मैंने जब वो सेशन कंप्लीट किया था एकेडमी का, उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स। तो पहले मैंने पास्ट पेपर्स का सारा एनालिसिस किया था। अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करी हूँ ना, तो मैं पास्ट पेपर से उसके क्वेश्चंस देखती थी कि किस किस डोमेन में पूछे हुए हैं, एक टॉपिक को मैंने किस डोमेन में कवर करना है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। मैंने कोई मतलब ऐसे नहीं कि हैफेजर्डली पढ़ा हो, मैंने सिर्फ पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा कि किस डोमेन में एग्जामिनर पूछ रहा है और मुझे उस टॉपिक को कितना ज़्यादा प्रिपेयर करना है और कितनी ज़्यादा बार वो टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शनल्स के लिए और इसके लिए कंपल्सरीज के लिए, दोनों के लिए मेरी सेम स्ट्रेटेजी थी। और जो है ऑप्शनल्स का मैंने कोई कहीं से प्रिपरेशन नहीं की, वो मैंने खुद प्रिपरेशन की है। बाकी सोर्सेज का ये है कि एफपीएससी के मेंशन्ड है सोर्सेज बुक्स वगैरह। तो ये है कि आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी रखें और आप बुक्स के रेफरेंसेस और जो है वो कोट्स वगैरह चीज़ें कोट करें, क्योंकि एग्जामिनर डिमांड कर रहा होता है ये चीज़ें। तो वो चीज़ें आपके पास एक जगह पर नोट हों, या जहाँ पर भी आप एक टॉपिक प्रिपेयर करें, एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करें, तो आपके पास वो सारे रिसोर्सेज भी उसी जगह पर कंपाइल्ड हों ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। तो बाकी जहाँ तक आपके साथ इंटरेक्शन की बात है, तो वो मेरा इस तरह से था कि मैंने दिसंबर में आपके साथ टेस्टिंग स्टार्ट की थी, टॉपिक वाइज स्टार्ट की थे, फिर थोड़ा सा मतलब हाफ बुक एंड फुल बुक स्टार्ट होगी। तो आपके साथ इंटरेक्शन इस तरह से अच्छा रहा कि आप
का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था कि अगर हम थोड़े से लेजी होते भी थे तो आप जो है वो बड़ा इस चीज को लेते थे कि नहीं, टेस्ट तो टाइम पर ही देना है। तो वो एक अच्छी चीज थी। मुझे लगता है रिटन प्रैक्टिस काफी मैटर भी करती है, और टाइम पर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना वो बड़ा मैटर करता है। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछें। लेट्स आपके साथ अभी क्वेश्चन आंसर सेशंस मैं स्टूडेंट्स के बिल्कुल कंडक्ट करवाता हूँ। मुझे आप ये बता सकती हैं, सब बच्चों को बल्कि बताइए, एसए में क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? यानी पर्टिकुलरली कि एसए एंड प्रेसी और इस्लामियात पर्टिकुलरली ऐसे सब्जेक्ट्स रहे हैं जो कि हिट हुए हैं। यानी 2025 की आपकी अटेम्प्ट जब हुई तो तभी हम बात करते हैं। तो इन पेपर प्रेसी के बारे में आपका क्या तासुर था? अगर आपको याद हो कौन सा एसए आपने अटेम्प्ट किया है तो वो भी हमें ज़रा बता दें। एंड क्या स्ट्रैटेजी थी पेपर से पहले आपकी रही? ठीक है, बिकॉज मुझे तो पता है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दूसरों के साथ भी वो शेयर कीजिए। क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी एसए की? एसए और प्रेसी और इस्लामियात को देखकर आपका पहला तासुर क्या आया? एंड आपने किस तरीके से पेपर में बैठ के वो जो एक अनकन्वेंशनल से क्वेश्चंस आए थे आपने उन्हें एड्रेस किया? थोड़ा इसके बारे में बताइए मुझे। जी सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस्लाम मैथ का पेपर थोड़ा था अनकन्वेंशनल, लाइक अनएक्सपेक्टेड था। कोई भी इस तरह का पेपर एक्सपेक्ट नहीं करा था अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स। तो पहले मैं एसए का बता देती हूँ। एसए का इस तरह से था कि लाइक मतलब मैंने पढ़ा था किसी जगह से एसए, उसके बाद फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। सिर्फ एसए इवेल्युएट ज्यादा से ज्यादा करवाए थे, लेकिन एसए का मैं यही बताना चाहूंगी कि लाइक आप आउटलाइंस वगैरह ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत हो। तो आउटलाइंस आप बनाएं, और अगर आपको लगता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है और आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन ठीक है, तो आप बस उसको इवेलुएट करवाएं ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने बहुत ज्यादा एसेस नहीं इवेलुएट करवाए थे। मैंने कोई मतलब 8 से 9 एसेस बस लिखे थे, इससे ज्यादा मैंने नहीं लिखे, लेकिन आउटलाइंस वगैरह मैंने कुछ बनाई थी। तो हम्म। बाकी मेरा एक्सप्रेशन वगैरह का इतना इशू नहीं था, तो मुझे ऐसे में इतना इशू नहीं आया। जो पेपर में मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था वो मैंने किया था एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ये ये वाला और ऐसे मैंने। जो जी कि सर। ये ऐसा ऐसे था जो कि वन ऑफ द मोस्ट हिट हुआ है ऐसे। लेकिन इवन आफ्टर दिस क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी कि जो आपने पास किया? क्या बहुत ज्यादा कोटेशंस ऐड की थी? क्या इजी लिखा था? क्या डिफिकल्ट वो कैब थी? क्या थी? थोड़ा ये भी बता दीजिए बच्चों को जरा। जी सर, मुझे लगता है कि डिफिकल्ट वोकैब बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। कोई फ्लॉवरी लैंग्वेज वगैरह ये चीज नहीं एग्जामिनर चेक कर रहा था, वो सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहा होता है कि आप टॉपिक को किस तरह से परसीव कर रहे हैं और उसको ब्रेक डाउन किस तरह से कर रहे हैं। बाकी ये है कि कोटेशंस का जहां तक आपने पूछा, तो आप हर चीज को सब्सटेंशिएट करें। लाइक आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आप कोई भी पॉइंट डिस्कस करें, तो आप उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई भी स्टैट डालते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। कोई कोड डाल देते हैं, आप किसी बुक का रेफरेंस डाल देते हैं, वो एक अच्छा पॉइंट, कोई केस स्टडी डाल देते हैं, तो उससे आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो सब्सटेंशिएट हो जाता है। तो एग्जामिनर के लिए भी ईजी होता है ये कि उसको भी पता चल जाता है कि अच्छा हाँ, इसका इन डेप्थ एनालिसिस है। तो ये चीज थी ऐसे में। मतलब मैंने जितने भी पैराग्राफ्स लिखे थे उनमें मैंने केस स्टडीज, कोटेशंस, स्टैट्स वगैरह ये चीजें ऐड की थी। बाकी कोई फ्लॉपी लैंग्वेज वगैरह मेरी नहीं है। मेरी तो एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा है। बस ये है कि लाइक प्रैक्टिस थी थोड़ी सी, और बाकी इंग्लिश का इतना ज्यादा इशू नहीं था, तो मुझे लगता है कि वो चीज ज्यादा हेल्पफुल हुई। और दूसरा ये कि ये जो जितने भी ऐसे उस पेपर में आए हुए थे ना, वो थीम्स मैंने कवर किए हुए थे सारे, उस पे मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा था। तो ये चीज भी एक काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई कि लाइक मुझे उधर बैठ के नहीं बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाटा था। मुझे बस उस डाटा को जो है वो उस टॉपिक के लिहाज से इनकॉर्पोरेट करना था। तो ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थीम्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थीम्स सेग्रीगेट कर लें जो इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग। तो आप अपना उस पर डाटा पहले से बना के रखें, ताकि आपके पास उस वक्त पेपर में भी वो चीज हो कि आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो यही चीज थी, मेरे लिए भी यही चीज हेल्पफुल हुई। ओके। एंड व्हाट अबाउट प्रेसी एंड इस्लामियात? इसके बारे में भी हमें जरा दो तीन लाइनों में बता दें कि क्या आपका तासुर था और कैसे आपने इन्हें टैकल किया। जी सर, प्रेसी का ये कि प्रेसी की मेरी थोड़ी प्रैक्टिस थी, क्योंकि मैंने पास्ट पेपर की प्रेसीज अटेम्प्ट की थी स्टार्ट में, लेकिन एंडिंग में बिल्कुल मेरा टाइम टेबल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने एंड पे प्रेसी को इतना टाइम नहीं दिया। लेकिन शुरू में मैं प्रेसी को अटेम्प्ट करती रही थी, तो मेरी प्रैक्टिस थी काफी प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की। बाकी जहां तक बात है वोकैब वगैरह की, तो वो मुझे लगता है सबके लिए अनकन्वेंशनल होगा, क्योंकि प्रेसी का पेपर काफी मुश्किल था। लेकिन ज्यादातर बच्चों को प्रेसी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इशू आया, लेकिन मुझे इतना नहीं था टाइम मैनेजमेंट का इशू। मैंने पहले प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर लिया था, और मतलब मेरी प्रैक्टिस थी, तो मुझे इतना ज्यादा टाइम का मसला आया भी नहीं। बाकी जहां तक पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह की बात थी, तो वो भी
थे थोड़े टफ, तो उसमें से जितने आते थे वो अटेम्प्ट कर लिए, जो नहीं आते थे वो छोड़ दिए। बट ये था कि प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, जिन ये चीज़ें ज़्यादा आपके मार्क्स डिपेंड कर रहे होते हैं इन पे, और अगर इनकी प्रैक्टिस हो तो आप ऑटोमेटिकली वो पेपर पास कर लेते हैं। बाकी वो कैब वगैरह के उसमें आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, लाइक अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो उस क्वेश्चन की, तो आप देख लेते हैं कि ये नाउन है क्या क्या चीज़ है, उसके लिहाज से फिर आप उसकी जो नीचे ऑप्शंस होते हैं उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये कुछ टिप्स होती हैं वो कैब के लिए कि आपने उनको किस तरह से टैकल करना है, तो वो टिप्स मुझे वहाँ पे काम आई क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी, तो उसी लिहाज से मैंने उसको टैकल किया। तो प्रेसी में मुझे लगता है कि ये चीज़, एक तो प्रेसी खुद अटेम्प्ट करना और कॉम्प्रिहेंशन, और वो कैब में उन टिप्स को यूज करना, तो ये चीज काफी हेल्पफुल थी। और जहां तक इस्लामियत की बात है, तो इस्लामियत में ये था कि मेरे पास रेफरेंसेस काफी ज्यादा थे, और मैं मतलब मैंने इस्लामियत को प्रिपेयर इस तरह से नहीं किया हुआ था कि मैंने कोई उसको रट्टा लगाया हुआ था, लेकिन मेरे पास रेफरेंसेस मैंने सारे याद किए हुए थे, आयात भी, उनके तर्जुमे भी, और कुछ बुक्स के रेफरेंस थे, बहुत ज्यादा नहीं थे क्योंकि मैंने आयात और उस पे ज्यादा फोकस किया था, तर्जुमा वगैरह पे। कुछ मेरे पास लिमिटेड से बुक्स के रेफरेंसेस थे। तो बस जब फिर पेपर आया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने उन रेफरेंसेस को कोट करने की कोशिश की, और उस टाइम पर जिस तरह से मैं उन क्वेश्चंस को और आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकती थी, मैंने उसी तरह से कोशिश की कि मैं इनको अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर्स डिमांड अटेम्प्ट कर सकूं। तो बस यही चीज़ मुझे इन तीनों पेपर्स में काफ़ी हेल्पफुल रही। एक और एंड पे मुझे चीज बताते जाइएगा कि अल कुरान लिखा था या प्रॉपर रेफरेंसेस आपने लिखे थे? नहीं सर, मैंने प्रॉपर रेफरेंसेस लिखे थे। ये तो शायद अगर आपको भी याद हो, आपने भी मेरे पेपर चेक किए हैं, मैं वो पूरा जो है वो रेफरेंस देती थी साथ कि कौन सी सूरत है और उसका कौन सा जो है वो आयत नंबर है, मैं पूरा मेंशन करती थी। ये मुझे याद, मैंने याद की हुई थी सारी चीजें। यहाँ पर हमें एक चीज़ के बारे में ये पता चलता है कि इस्लामियात में पास होने का एक पॉइंट ये भी है कि आप रेफरेंसेस प्रॉपर आयात के ऐड करें। चले हदीस के तो चल जाते हैं, अल हदीस आप लिख दें, लेकिन इस्लामियात में इट वुड बी बेटर कि आप सब कोटेशंस को ऐड कर लें, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफर्स को ऐड कर लें, जो मैं अक्सर आपको बातें बताता होता हूँ, या आयात के रेफरेंसेस ऐड कर लें। थैंक यू वेरी मच हादिया, विल गेट बैक जी टू सर। यू। एक सवाल है भी, बच्चे मुझे जी कह रहे, सर। तो फर्स्ट हम जरा एक्सपीरियंस सुन लें कुछ बच्चों का और भी, एंड देन आपसे बहुत से बच्चों के सवाल हैं, एंड दे विल हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशंस विद यू। जी सो जी कमिंग, सर। वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स जी, इफ़त, आई डोंट नो वेयर इज इफ़त। इफ़त, आर यू इन द क्लास? अस्सलाम वालेकुम, डू लेट मी नो इफ यू आर इन द क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इफ़त, आई होप आप ठीक हैं। इफ़त जी वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स मेरी रही हैं। माशाल्लाह से सीसीई क्वालिफाई कर गई हैं, राइट इफ़त? इसी साल पेपर दिए थे आपने। जी, जी सर बिल्कुल। की स्टोरी अगर मैं आपको बताता, चलो इफ़त आप ही बताइएगा, लेकिन एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर आप सबको रेस करना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर मैं आप सबको ये कहता हूँ कि सीएसएस के बाद ना ज़रूर अपने जो डिविजनल एग्जाम्स होंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं, लाइक वन पेपर और पीएमएस, सीसीई, वटेवर, जो भी आपके प्रोविंस के मुताबिक एग्जाम होते हैं उनमें ज़रूर अपीयर हों, बिकॉज आपकी एक लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है। अब इफ़त की यही एक बड़ी बेहतरीन स्टोरी रही है कि इफ़त अपीयर हुई सीएसएस में, राइट इफ़त? लास्ट ईयर आई गेस इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, यस तो सर। पॉसिबल माइनर मार्क्स है मेरे ख्याल से, कोई 2 या 3 नंबर से इनका कोई अटेम्प्ट में फ्लंक हो गई, बट शी डिडंट गिव अप, ठीक है। एंड व्हाई आई टोल्ड हर, आप सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास आउट्स भी हैं, जो मेरे वैसे आप सब भी बैठे हैं, बट व्हाई आई टोल्ड हर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स, बिकॉज इनके अंदर ये जो कंसिस्टेंसी लेवल है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कामयाब हैं या नहीं, जो एक चीज सबसे बढ़ के इंसान को फर्क पड़ता है वो ये कि आप कंसिस्टेंट कितने हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी से कामयाबी आ जाती है। तो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स, एंड फिर ये सीसी में पेयर हुई है, एंड माशाल्लाह से सीसी में इनका क्वालिफाई हो गया है। नाउ शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर इंटरव्यू, सो इफ इट्स अप टू यू, आप जिस तरीके से भी अपना एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि कहाँ से पढ़ा, किस तरीके से आपका एक एक्सपीरियंस रहा, एंड फिर आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या माइंड में आता था गिव अप कर दें, ये वाला फैक्टर जरूर आप सबने मुझे बताना है, ताकि हमारे सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा इसके ऊपर देख सकें। जी इफ़ात, इट्स अप टू यू नाउ। श्योर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम एन एमबीबीएस ग्रेजुएट, और उसके बाद मैंने अपनी हाउस जॉब की। देन आई स्टार्टेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर एफसीपीएस। बट पोस्ट ग्रेजुएशन में आई फेल्ट लाइक के मे बी मुझे अपना कैरियर स्विच करना चाहिए। एंड इन जुलाई आई गेस 2024
जुलाई में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। सर के पास मैं आई थी इन दिसंबर, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, और वो मैं सर के पास तब आई थी बिकॉज आई वाज गिविंग माय मॉक्स एग्जाम और मेरा हर ऐसे जो है वो क्रॉस हो जाता था एंड आई वाज सो पैनिक्ड। और मैंने सर से कांटेक्ट किया और मैंने सर के पास जो है अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और सर ने मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम लाइक ABCD से मुझे सर ने दोबारा सब कुछ सिखाया, दोबारा स्टार्ट करवाया और डेली डेली मुझसे 2-2 आउटलाइंस भी कभी-कभी लिखवाई एंड आई यूज्ड टू राइट इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड फुल लेंथ एसे। और कभी-कभी मैं सर को बहुत तंग भी करती थी कि प्लीज़ मेरा जल्दी चेक करके दें। एंड सर वाज लाइक लिटरली अ गाइडिंग लाइट फॉर मी। देन CSS में अपेयर हुई, आई गेव माय एग्जाम और मैंने लाइक हादिया आई अटेम्प्टेड द सेम एसे बट आई गॉट 35 मार्क्स और मेरा CSS अटेम्प्ट रह गया। एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक सो डेवास्टेटेड कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं क्लियर कर लूँगी, बट सर वाज द वन जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली ही गेव अ वीक टू मी कि वो मुझे सपोर्ट करते रहे कि लाइक यू हैव इन इट, आप कर सकती हो। और देन आई स्टार्टेड अगेन फॉर माई प्रिपरेशन बिना कुछ सोचे समझे कि रिजल्ट क्या आएगा या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मुझे बस सर की एक ही बात याद थी कि आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने बस मेहनत करनी है और हार्ड वर्क करना है। और आई गेस ये इसी CCE क्वालिफाई भी शायद इसी वजह से हो पाया है कि आई वाज कंसिस्टेंट एंड सर वाज देयर फॉर मी थ्रू आउट माई जर्नी। तो इस चीज़ को मैं जितना अप्रिशिएट करूँ उतना कम है। और सर मेरी मतलब जो है वो अटेम्प्टिंग टेक्निक्स तो वही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेटा ऐड करना है। जब मेरा CSS 2025 का एसे जो है वो फेल हुआ था, एट दैट टाइम आई नो कि मैंने एसे में क्या मिस्टेक्स की थी। मैंने थोड़ी केस स्टडीज़ कम ऐड की थी और मेरी लेंथ एसे की शॉर्ट थी। आई हार्डली रोट लाइक 17 to 1800 वर्ड्स। तो उसके बाद मैंने एसे की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कि मैं अपने एसे को एटलीस्ट 2200 प्लस वर्ड्स पे लेकर जाऊँ। और शायद वही चीज़ जो है वो मेरे CSS में CCE में बहुत मेरे काम आई दैट आई सिक्योर्ड 55 मार्क्स। तो बाकी तो जो ऑप्शनल्स तो थे वो यही कि पहले पास्ट पेपर की पूरी इवैल्यूएशन की कि पास्ट पेपर्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो बार-बार आ रहे हैं, उनको प्रेफ़रेंस वाइज़ जो है प्रिपेयर किया, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनको पहले प्रिपेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेफ़रेंस ऐड करने की कोशिश की। और जो रिकमेंडेड बुक्स थी उनके रिव्यू पढ़े मैंने। पूरी बुक्स क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो रिव्यूज़ पढ़ के उनसे रेफ़रेंसेस जो है वो मैं अपने आंसर्स में ऐड करती रहती थी। सो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी। आई होप कि किसी ना किसी के काम आ जाएगी। इफ़ यू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो आई विल आंसर। मेरा एक सवाल ये है कि आपके माइंड में क्या आता था वाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर CSS और CCE? क्या ये माइंड में आता था कि गिव अप कर दें, तैयारी नहीं ठीक और अगली अटेम्प्ट दे दें? ये जो एक कॉमन माइंडसेट होता है, व्हाट वाज इन योर माइंड एट दैट टाइम? सर बिफोर CSS अटेम्प्ट आई वाज स्केयर्ड कि मैं जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ रही हूँ। दैट इज़ अ बिग डील। अगर कोई डॉक्टर है यहाँ पे उनको पता होता है कि बहुत मुश्किलों से स्पेशलाइजेशन स्लॉट मिलता है। तो आई वाज स्केयर्ड एंड ऑफ कोर्स जब CSS का रिजल्ट आया आई वाज डेवास्टेटेड कि मतलब और होप भी लूज़ हो गई थी कि मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन भी छोड़ दी है, अब ये भी नहीं हुआ है, नाउ व्हाट विल आई डू? अब मैं क्या करूँगी? मेरे करियर में गैप आ जाएगा एंड ऑल दोज़ थॉट्स यूज्ड टू कम इन माय माइंड। फिर मैंने आपसे बात की और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि दिस इज़ नॉट द एंड, आप जो है वो कोशिश करती रहो, मे बी यू विल गेट व्हाट यू वांट। ये अगर नहीं भी हुआ तो फिर अदर ऑप्शंस जो हैं वो इवेंचुअली जो है आपको पता मिल ही जाते हैं। यू नो व्हेन अ डोर क्लोजेस अ विंडो ओपन। तो फिर मैंने बस यही सोचा और दोबारा से मैंने जो है वो CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर मीनवाइल बीच में जो है वो CC क्लियर हो गया। इनफैक्ट अब तो मैं ये CSS 2027 बैच के साथ भी इन सबको नज़र आऊँगी, इन्हीं के साथ प्रिपेयर करूँगी फॉर माय CSS अगेन। अल्लाह पाक बेहतर करें।
Okay, Jifa, thank you very much. We'll get back to you. Now, I want to come to another one of the very hard working student and जो बहुत consistent रही हैं throughout this. सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध से ये एक और मेरी बड़ी अच्छी student है. Where is Saika? Saika, are you in the class? Let me know. Where is Saika Sikandar? So, mashallah से Saika is not in the class. No, she's not right now in the class. लेट्स गेट बैक टू अली रज़ा. अली रज़ा मेरे जी भाइयों की तरह हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, ये हमेशा से रहा स्टूडेंट. साइका यू इन द क्लास, प्लीज कंफर्म कीजिएगा विद द नेम ऑफ असगर. ओके, नो. सो अली रजा के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. ही वाज द वन जो कि लाहौर में खैर रहता है, मेरे साथ ही पास ही रहते हैं. एंड वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन, वी मीट, वी हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर. ही इज माई जस्ट लाइक अ यंगर ब्रदर फॉर मी. बट एट द सेम टाइम जहाँ पर ही इज माई स्टूडेंट, आई यूज टू गाइड हिम. 2025 में अपीयर हुए एंड 2025 में भी माइनर मार्क्स के साथ फ्लंक किए. नॉट अ बिग मार्जिन, आई गेस. मेरे ख्याल से प्रेसी इनका रहा था, ठीक है. इस्लामियात भी शायद पास था. प्रेसी में 1 नंबर 2 नंबर कुछ इस तरीके से बड़े क्लोज मार्जिन से रजा रह गए. बट आफ्टर दिस ही डिडंट गिव अप. यानी वही बात जो अक्सर रिफत के साथ अभी मैंने की कि कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है अलीजे. तो बेटा वो जो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर इनमें था ना, वो इनमें भी देखने को मिला. जितने भी आप यहाँ पर क्वालिफायर्स देखेंगे उनमें सब में एक फैक्टर है कि वो कंसिस्टेंट रहे हैं. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, चैलेंजेस दे हैव फेस्ड अ लॉट. बट इस तमाम सिनेरियो में भी कभी जर्नी अप में चली जाती है, कभी ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड में चली जाती है. बट इवन आफ्टर दिस अब्दुल हसीब इन्होंने ना गिव अप नहीं किया. मैं आपके साथ अब्दुल हसीब शेयर करता होता हूँ ना, एक अली रजा वाली जो स्टोरी है, इतनी बात है. तो ये है जी वो अली रजा. ही इज वेरी गुड ब्रदर ऑफ माइन एंड आई एम वेरी प्राउड कि इस साल माशाल्लाह से इसके बाद इन्होंने सीएसएस में जब थोड़ा अप एंड डाउन हुआ, इन्होंने पॉज नहीं किया, ठीक है. इन्होंने क्या किया कि सीएसएस के फौरन बाद विद इन द नेक्स्ट वीक ही तैयारी स्टार्ट कर दी. सर जी मैंने पीएमएस करना है. वी टुक अ लॉट ऑफ पीएमएस क्लासेस, राइट रजा, ऐसा ही है. पीएमएस की हमने क्लासेस बहुत सी कंडक्ट की, एजुकेशन कर लिया, सोशल वर्क कर लिया, पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने कर लिए, सीएसएस के सब्जेक्ट्स कर लिए. एंड इस साल बस पीएमएस हो नहीं सका. बट ऑन द काउंटर पार्ट इन्होंने हर वन पेपर में ये अपीयर हुए हैं. एंड माशाल्लाह से आई प्राउडली से कि हर वन पेपर इन्होंने क्वालिफाई किया है. साइका की मैं बात कर रहा था, साइका सिकंदर का भी बिल्कुल यही सिनेरियो है. वन पेपर के लिए वो मेरे पास आई थी एंड माशाल्लाह से कोई वन पेपर नहीं इन्होंने छोड़ा इस साल एंड हर वन पेपर को क्वालिफाई किया है. तो क्यों मेरे ऐसे स्टूडेंट्स को भी बुलाने का मकसद ये है कि याद रखें स्टूडेंट्स के सीएसएस समटाइम्स इट्स नॉट द एंड. याद रखिएगा, सीएसएस के बाद यू हैव वाइड अपॉर्चुनिटीज, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं. और वो अपॉर्चुनिटीज को बस आपको ग्रैब करना होता है. यू जस्ट हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज बाय द थ्रोट एंड दे विल गिव यू एवरीथिंग. सो रजा, वी विल ऑल लाइक टू हेयर फ्रॉम यू. व्हाट वाज योर स्टार्टिंग? सबसे पहले बताइएगा कि कहाँ से आपने सीएसएस की अपनी जर्नी स्टार्ट की, कितनी देर की जर्नी रही. आर यू प्लानिंग टू अपीयर नेक्स्ट इन सीएसएस और पीएमएस? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? ऐसे प्रेसी की कैसे प्रैक्टिस करते होते थे? माइंड में ये आता था कि गिव अप कर दें या नहीं? एंड वन पेपर्स की भी अपनी स्टोरी थोड़ी लाजमी बताइएगा. कोई अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है तो मैं चाहूंगा कि हमें भी बताएं ताकि हम भी उससे थोड़ा बहुत महसूस हो सके. जी रजा. Sure, 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 sure. Assalamu alaikum, everyone. And sir, thank you so much for the warm welcome. I literally have some goosebumps इस वक्त क्योंकि ना एक nostalgic feel वो जो when I used to take classes इसी तरह सारे बैठे होते थे and इतनी friendly manner पे इसी तरह discussion होती थी जो कि आपको पता भी नहीं होता और आप इतनी चीज़ें उससे सीख जाते हो within the class कि ये credit आपको जाता है. So first of all, thank you so much. And Assalamu alaikum, everyone. Like sir told you, my name is Raza Ali, and I extend a warm welcome to all of you. It is my pleasure to be presenting here alongside exceptional CSS qualifiers. Guys, remember, ये वो लोग हैं who once entered this journey with a dream and turned it into reality by taking on Pakistan, one of the most demanding intellectual challenge, the CSS exam. जिस तरह वो कहते हैं ना कि who knows the game better than the one who are actually playing it. So I think कि जब हम players की बात करते हैं तो everyone would agree and I would like to express my gratitude to my coach आप कह लो my mentor सर सुलेमान जिनकी guidance और command ने
ना सिर्फ मेरी प्रेपरेशन को शेप किया, बल्कि मॉडिफाइड किया द वे आई यूज टू थिंक। छोटी छोटी टेक्निकल बातें होती हैं, चाहे जिस तरह आप कह लो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, आउटलाइन का लॉजिकल फ्लो हो गया, आर्ग्यूमेंट्स का सीक्वेंस हो गया, या एग्जामिनर की साइकी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये वो चीज़ें हैं जो एक एवरेज अटेम्प्ट को हाई स्कोरिंग अटेम्प्ट में तब्दील कर देती हैं। Cause I can see a lot of new faces here as well, जो 27th के aspirants हैं. So guys, if you ask me, I would uh, define CSS आप लोगों के लिए. For me, CSS को मैं तीन words में define करना चाहूँगा. First of all, CSS is a game of mindset. Secondly, CSS is a game of strategy. And third, and the most important, CSS is a game of discipline. When I talk about mindset, मेरा मतलब है कि CSS is not just a test of knowledge. ये याद रखिएगा आप लोग, ये आपका टेम्परामेंट टेस्ट करता है। एंड द डे यू डिसाइड टू अपीयर, यू मस्ट ऑल्सो डिसाइड टू बिकम अ बेटर एंड अ मोर स्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हर कोई किताबें पढ़ता है, बट वट डिफरेंशिएट क्वालिफायर्स इज 3C फार्मूला। अब ये 3C फार्मूला जिस तरह बाकी भी क्वालिफायर्स ने जिक्र किया है, द फर्स्ट C इज कंसिस्टेंसी, द सेकंड वन इज क्लैरिटी, एंड द थर्ड वन कंट्रोल अंडर प्रेशर। पेपर कभी कभी अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, तो उस वक्त सारी गेम जो है आपकी नर्व्स की। एंड ट्रस्ट मी, इंटरव्यू हो गया, ये बाकी क्वालिफायर्स भी अभी इस चीज़ से आई गेस एग्री करेंगे। इंटरव्यू में तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी चेक ही नर्व्स करते हैं, आपका आप पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जस्ट टू चेक कि किस पॉइंट तक बंदा जा सकता है। खैर, कमिंग टू द सेकंड डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेटजी, तो फॉर मी द टर्निंग पॉइंट केम when I realized that CSS is not about covering everything. Trust me, guys, you don't have to cover everything. It's about covering the right thing in the right way. Your outline, your introduction, आपकी argument की hierarchy, your use of relevant quotes, या आपकी ability to stay within the demand of the question को आप break down करो और आप देखो कि examiner ask क्या कर रहा है. These matter far more than the excessive knowledge. और यही सारी चीज़ें हैं जो आप सर सुलेमान ने जिस पे गाइड किया, उस पे हमने काम किया, and ultimately they all paid off. And like I was telling, discipline, trust me guys, CSS का जो 80% है ना, वो आपका डिसिप्लिन है, और 20% ना इंटेलिजेंस है। अगर आप ये सोचते हो यार ये लोग जिनने क्वालिफाई कर लिया बहुत ज़हीन है, तो मतलब मैं बाकियों के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं कोई ज़हीन आदमी नहीं हूँ। द ओनली थिंग वाज कि ना मैंने एक डिसिप्लिन रखा, क्योंकि नो वन क्वालिफाइज दिस एग्जाम बाय स्टडिंग इक्वेशनली। आप ये कहते हो कि मैं ईद के ईद पढ़ूंगा, तो यार ट्रस्ट मी, इस तरह कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। सो यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ रूटीन, फॉलो अ सिस्टम, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप कहीं ना कहीं रीच कर जाओगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा, यार मैं यहाँ भी जा सकता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज यार, आप लोग अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। हम सब हैं, सर सुलेमान है, हमारे साथ अभी और क्वालिफाइज है इतने सारे। दे आर द प्रूफ दैट विद प्रॉपर डायरेक्शन यू कैन कन्वर्ट योर एफर्ट्स इनटू द रिजल्ट्स। मैं बस एंड पे यही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू कमिट, अगर आप लोगों ने कमिट कर लिया है टू दिस जर्नी, तो जस्ट बी सिंसियर विद योर सेल्फ, हैव सेल्फ बिलीव। एंड CSS एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपको कैरियर दे देगा, इट विल गिव यू अ न्यू आइडेंटिटी, इट विल ट्रस्ट मी गिव यू अ कॉन्फिडेंस, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ लेंस थ्रू विच यू सी द वर्ल्ड। सो आई गेस बस ये थोड़ा बहुत मैंने कहना था, तो एंड बेस्ट विशेस to all the 27 aspirants. May you guys rise, may you guys make your name proud, and may you guys make Pakistan proud as well. So और thank you very much. इस साल कौन कौन से वन पेपर क्वालिफाई किए हैं जिनमें आप अपेयर हुए हैं? Sir, I had started to attempt एडवर्टाइजमेंट हमारी, जिस तरह आप लोगों को शायद पता हो, PPSC की हर मंथ तकरीबन एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद ADLDA, क्योंकि वो PPSC की फर्स्ट आई रिमेंबर एडवर्टाइजमेंट थी बैक इन नवंबर 23 24, सॉरी 24। जी सो जी जी। अब मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा उससे पहले बैकग्राउंड सिर्फ CSS का था।
आई हैड नो क्लू वट ये जो वन पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग किस तरह प्ले करती है या क्या, बस ऑल आई हैड वाज कॉन्फिडेंस कि ना आई हैव बेसिक नॉलेज। और उसके बाद सर एडी एलडीए, उसके बाद एडी टीपा, उसके बाद एडी एएसएफ, उसके बाद इंस्पेक्टर कस्टम्स। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ दीज वर पास्ड, एंड अब आजकल इनकी कुछ की इंटरव्यू फेजेस भी चल रही हैं जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। सो दैट्स बेसिक जर्नी। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि अगर आप लोगों की तैयारी है तो डू गिव वन पेपर्स। इससे ये होता है कि ना आपको पता चल जाता है क्वेश्चन बनते किस तरह है। यू जस्ट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रिटन एग्जाम्स में भी और आपके एमसीक्यूज एग्जाम में भी। एंड एमसीक्यूज को आपने स्पेशल वेटेज देनी है क्योंकि गाइस ट्रस्ट मी, आपकी जो मेरिट लिस्ट है, इफ़ यू स्कोर गुड इन योर एमसीक्यूज, आप बेशक मेरिट से बाहर भी हो, दिस विल लैंड यू इनटू द मेरिट। और अगर आप मेरिट में हो तो ट्रस्ट मी, ऊपर के 3 ग्रुप्स में आपकी एलोकेशन हो सकती है इफ़ यू स्कोर रफली अराउंड 15 पर एग्जाम पर पेपर, 20 में से 15 या 14। सो यू शुड टारगेट कि आपने हर एग्जाम में 15 से 14 तक एमसीक्यूज जो हैं वो आपने टिक करने हैं। दिस विल इंशाल्लाह लीड यू टू एलोकेशन एज वेल। Great. Thank you very much, आपका Raza. We'll get back to you in the question answer sessions. Now I would like to get back to a very competent candidate जो कि आजकल British history के अपने mocks prepare कर रही हैं, right Parisa? So she is also from Sindh. Am I right? मेरा काफी कम interaction परिसा के साथ हुआ है अभी. We met in a British history class basically. And then she told me, कि सर जी, I have qualified CSS 2025 exam as well. And then we have started preparing. Then we started preparing for the mocks of British history, especially for the interview. And Parisa, the floor is all yours. हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और कैसी आपकी जर्नी रही. मेरे साथ तो खैर बहुत कम, एंड पे पास होने के बाद आप मुझे मिली है ना. तो आपने प्रॉपर अपनी जर्नी बतानी है कि कहाँ से आपने सीखा एंड ये क्या सारे मामलात हुए. सो प्लीज द फ्लोर इज ऑल योर्स. यू कैन टेल अस अबाउट योरसेल्फ. Yes, sir. As compared to the other students, am I audible? Yes, you are audible. Ji, sir. As compared to the other students, I would be a comparatively very new student of yours. And yes, I'm Parisa Shams. I'm from Hyderabad, and I'm from Sindh Urban. And मेरा जो consistent मैंने तैयारी start की थी CSS 2025 के लिए, वो मैंने start की थी 2023 के अक्टूबर में. मैंने उससे पहले जो है मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें ब्रेक्स आ जाते थे, तो मुझे खुद भी फील नहीं होता था कि आई एम एबल टू गिव माय अटेम्प्ट. सो 2025 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैड मूव टू लाहौर फॉर इट. एंड सो आई थिंक मेरी जो तैयारी है वहाँ से फिर स्टार्ट हुई, जो कंसिस्टेंट तैयारी है. 2023 में आई मूव टू लाहौर, एंड उसके बाद for current affairs and Pakistan affairs, I had joined Sir Usman's class, and I met Sir Suleiman through Sir Usman. मैंने सर की जो ब्रिटिश हिस्ट्री की क्लास बाद में ज्वाइन की थी 2025 के अटेम्प्ट के बाद. तो आई मेट सर सुलेमान थ्रू सर उस्मान. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें यही था कि मैंने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के लिए सर उस्मान को ज्वाइन किया था, और उनका सेशन बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए. as far as the content is required, as far as the analysis is required. और दूसरा CSS के अटेम्प्ट के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह को जो है डॉन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें. उससे आपको एक आइडिया और एक एनालिसिस मेकिंग आ जाती है. और जब आप रिपीटेटिवली उन इश्यूज से आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तो आपको आपको एक एनालिसिस की प्रैक्टिस हो जाती है. फर्स्ट थिंग वुड बी दैट. एंड सेकंड वाज कि मैंने एसए के लिए मैम फातिमा बतूल को ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं लाहौर में ही थी, तो मैंने उनकी फिजिकल क्लासेस ली थी. एंड दैट वाज आई थिंक टर्निंग पॉइंट इन माय होल सीएसएस जर्नी, के उन्होंने जो है मेरा एक्सप्रेशन वाज फाइन. जैसे हादिया ने भी मेंशन किया कि अगर आपका एक्सप्रेशन सही है, आपको उस पे है कि जी मेरा एक्सप्रेशन सही है,
तो फिर आपको एक स्ट्रक्चर्ड पता होना चाहिए कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है। वो सीएसएस का जो ऐसे है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो ऐसे हमने पहले पढ़े हुए होते हैं कभी स्कूल के टाइम में या कभी कॉलेज के टाइम में। तो उस तरह से मुझे बहुत हेल्प हुई थी मैम फातिमा की क्लासेस से। और वैल्यूएशन आई वुड से इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हादिया ने भी कहा कि उन्होंने बहुत कम मैसेज लिखे थे, मैंने भी उनकी तरह बहुत कम मैसेज लिखे थे। आई रिमेम्बर कि जब जनवरी था तो जब मैं मॉक्स देने जाती थी और मेरी दूसरे एस्पिरेंट्स से कोई डिस्कशन होती थी और मैं उनसे पूछती थी तो उन्होंने बहुत सारे ऐसेज लिखे होते थे और मैं उस हिसाब से अगर अपने आप को देखती थी तो मैं उस कंपैरिजन में जिस तरह कोई एस्पिरेंट जाता है वो जो एंड प्रोसेस होता है या जो एंड टाइम होता है जब आप अटेम्प्ट के बहुत करीब होते हो, तो मैं भी बहुत कंपैरिजन में जाती थी कि मैंने ऐसे बहुत कम लिखे हैं। पर ऐसे के लिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप ऐसे के जिस भी पॉइंट पर हैं उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। और इसकी इवैल्यूएशन आप बेहतर यही है कि 10 मेंटोर्स के पास जाने से बेहतर है कि आप उस एक मेंटोर के पास जाएं जिसकी इवैल्यूएशन आपको समझ आ रही है और आपको लग रहा है कि वो ऑनेस्टी के साथ जो है आपके एसेस को वैल्यूएट कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैं एक ही मेंटोर के पास गई थी और मुझे उनकी वैल्यूएशन समझ आ रही थी, उनकी वैल्यूएशन इस तरह थी कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रही थी। ऐसे के लिए यही मैं कहूँगी। मैंने भी यही अटेम्प्ट किया था, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज बेस्ड द बेस्ट इंटरेस्ट। और उसमें यही है कि आपने थीम्स अगर प्रिपेयर किए होते हैं। मेरा जो मसला आता था ऐसे में जो मुझे एक वो कंफ्यूजन रहती थी एज एन एस्पिरेंट कि मैं सारे थीम्स भी प्रिपेयर कर लूँ तो उस थीम में से जो एक एस्पेक्ट पे ऐसे आएगा वुड आई बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एसेज की प्रैक्टिस करें, जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं उसको इवेल्युएट ज़रूर करवाएं और अपने थीम्स के ऊपर डेटा जो है वो प्रिपेयर कर लें। और यही था। एक और दूसरा ये जो उन्होंने कहा अली रजा ने कि यू शुड हैव डिसिप्लिन, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। मैं भी एज अ क्वालिफायर आपको यही कहूंगी कि a lot of times when you would compare yourself to other aspirants तो आपको लगेगा कि सब आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, सब आपसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, सबको आपसे ज्यादा आता है। So this is not the test of your knowledge solely. It is the test of your knowledge, but वो टाइम के साथ आ जाती है जब आप डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं। वो आपको हर एस्पिरेंट और हर क्वालिफायर यही बात करेगा कि जो मोटिवेशन है ना, it is very limited. It would extinguish, I would say, in 2 to 3 days. But the discipline and the consistency would stay with you. So, if there is one trick or tip to qualify CSS, और मैंने अभी PMS भी क्वालिफाई किया है, वही 2023 का जो हमारा अभी हुआ था। तो उसके लिए भी एक चीज यही होगी कि आप डिसिप्लिन के साथ पहले अपनी तैयारी करें। और ये हर एस्पिरेंट के साथ मसला आता है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस कि हर दिन आप में ये मोटिवेशन नहीं होती। हर दिन आप ये नहीं हो सकते कि जी आई एम फुली मोटिवेटेड टू डू इट, बट स्टिल यू वुड हैव टू गेट अप एंड यू वुड डू इट। मतलब यू शुड जस्ट यू शुड गो टू लाइब्रेरी। जैसे मेरे साथ ये मसला आता था कि इवन इफ आई वाज लिविंग इन हॉस्टल, मैं इतना दूर रह रही थी घर से, लेकिन मेरे साथ ये मसला आ रहा था कि हर रोज वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिए आई हैड डन दिस थिंग कि आई हैड जॉइन लाइब्रेरी। जी, जब आप लाइब्रेरी जाते हो उस माहौल में बैठते हो तो आप इजीली वो 8-10 घंटे पढ़ लेते हो। सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट इन योर हॉस्टल और इन योर होम, सो इट वुड बी अ वेरी रियलिस्टिक थिंग कि आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करें। एंड यस, मुझे यही लगता है कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ 8-10 मतलब एटलीस्ट इवन 8 आवर्स भी आप जो है प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल अगर आप तैयारी करते हैं तो CSS हो जाता है। अगर नहीं होता तो आपका अपना PMS जरूर क्वालिफाई हो जाता है, और अगर वो नहीं भी होता इन केस तो आपका कोई ना कोई वन पेपर जरूर हो जाता है। सो आई वुड से इफ देयर इज वन थिंग for qualifying CSS, it would be discipline and it would be consistency. Very This good. was my journey.
for your एंड future. विथ सॉरी सर, आई वुड आल्सो मेंशन कि मेरा जो एक्सपीरियंस था सर उस सर सुलेमान के साथ, वो ऑफ कोर्स इट वाज आफ्टर 2025 अटेम्प्ट। आई हैड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी 2025 के लिए भी ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट किया था, तो मुझे ऐसा था कि मैंने सर से शायद डिस्कस भी किया था कि मेरा ब्रिटिश हिस्ट्री इतना अच्छा तरीके से प्रिपेयर नहीं हो सका था। मेरा बहुत शॉर्ट एक्सपीरियंस था सर सुलेमान के साथ, बट आई वुड ऑलवेज consider him as one of the very honest mentor, and that is I'm saying it with like very honesty. Okay, there are a lot of mentors in this CSS journey I've met, but there are very few who are doing their work with a lot of honesty, and they want their students to actually, pass the exam. They are not just doing it as a business. So, not because I'm here in, with Sir Suleiman right now, but मेरा उनके साथ जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जिस तरह वो उनकी स्लाइड्स हैं ब्रिटिश हिस्ट्री की, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। तो एक ये चीज है कि जब आपको एक इस तरह का मेंटोर मिलता है ना, तो आपके जैसे ऑप्शनल्स हैं, आपको उनमें एक तो अपनी तरफ से कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो आपका ऑप्शनल अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। सो द ऑनेस्ट मेंटोर्स आर वेरी नेसेसरी। और मेरी जो जर्नी में ना, मैं कहूँगी कि यस मेरी तैयारी थी, अ, वो अपनी एफर्ट होती है, लेकिन उस एफर्ट के साथ अगर आपको ऑनेस्ट मेंटोर्स मिल रहे हैं तो दे एक्चुअली आपकी तैयारी जो स्पीड अप हो जाती है, जो बूस्ट अप हो जाती है, तो वो हो जाती है। जैसे मेरा सर के साथ मैंने 25 के बाद ही ये लिया था ब्रिटिश हिस्ट्री का सेशन। सर क्लास के अंदर ही जो है आपको उसकी प्रैक्टिस करा देते हैं, मतलब लिखने की। मैंने तो एक ही बार की थी, बट सर वो उस वक्त यानी कि मतलब आप जब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सर पहले ही दिन से आपको लिखने की प्रैक्टिस और मतलब बहुत फ्रॉम द बिगनिंग करवा रहे हैं। सो इट इज वेरी हेल्पफुल आई वुड से। Thank you. सो Thank Lisa, for this. And आप सब बहुत शुक्रिया जी. We'll get to the last of our qualifiers. She's the last, but obviously not the least, and one of the very competent students. I would like to welcome Dr. खुशबख्त. ये भी दरअसल शुमाइला के बाद से थी. शुमाइला होती थी, हादिया थी, नरगिस थी, एंड खुशबख्त अफरोज और आप सब थे. मुझे याद है सकीना as well. So she is also one of the very few स्टूडेंट्स जो कि बहुत हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंट रही हैं, एंड शी इज़ डन अ वेरी ग्रेट जॉब. सो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर खुशबख्त साहिबा. मैम अगर आप क्लास में हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. नॉट द एक्सपीरियंस जो कि आपका मेरे साथ गुजरा, बिकॉज दिस क्लास, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप सारे जितने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स. आई कैन प्राउडली से दिस. एंड आप सबको मेरी काबिलियत का पता है. यानी दिस सेशन इज नॉट मेंट कि आप जी मेरी बल्ले बल्ले करें या मेरा जो है तारीफ करें. एवरीबडी नोज वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ एंड वेयर आई एम अबाउट टू गो. बट द थिंग इज दिस, ये सेशन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है, आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स. परीशा और अली रजा, अवैस, हादिया एज वेल, एंड ऑल द स्टूडेंट्स. बट ये सेशन सिर्फ इस बेस के लिए है कि आफ्टर डॉक्टर खुशवक्त विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस, डॉक्टर अक्सा. सो आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, आपको पता चल जाए कि देखिए जितने भी आप मेरे बच्चे अभी जो बैठे हैं अपीयर होने के लिए, आप सब बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. आई नो, जो कि आप कभी मेरे साथ भी डिस्कस नहीं करते. या लाइक यू वांट टू गिव अप, यू डोंट वांट टू अपीयर, कभी कंसिस्टेंसी नहीं रहती. यस, आई कैन अंडरस्टैंड दिस. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड एज अ टीचर कभी कभी मुझे लगता है मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ. दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, एवरीथिंग गोज ऑन. तो लेकिन इवन आफ्टर दिस, if for one day you're not consistent, you have to try to be consistent from the next day, ताकि आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें. ठीक है. और आप गिव अप की हैबिट को ना अपनाएं, बल्कि आप क्या करें कि हार्ड वर्किंग को जारी रखें. एंड बेस्ड ऑन दिस हार्ड वर्क, आप 27 के एस्पायरेंट्स हैं, लाइक नूर हो गई, अलीजा हो गई, वर्दा हो गई, जुमा जिले हो गई, दूसरे सारे जो कैंडिडेट्स हो गए, आप में से और भी बहुत से हैं. तो यू कैन गो. ठीक है, यानी आप हार्ड वर्क के साथ जाइए हमेशा.
नेवर चूज द स्मार्ट वर्क। एंड स्मार्ट वर्क भी करना पड़े तो उसमें भी इतना हार्ड वर्क करें कि आप अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करें ताकि आप अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकें। सो आई गिव द फ्लोर टू डॉक्टर खुशबक साहिबा। आई वेलकम यू एंड द फ्लोर इज ऑल योर्स। यू कैन जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। आपने स्टार्टिंग कब की, मेरे साथ नहीं भी शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस तो कोई मसला नहीं है, बट द की इज कि आपको अपने वो की पॉइंट्स बताने हैं दैट अकॉर्डिंग टू यू जो आपकी सक्सेस का एक मेन रीजन बने। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि व्हाई वुडंट आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। The 2 months that I spent taking tests with you, those were like the making or breaking point in my whole journey. So for that, I pay gratitude to you. You are my mentor. इस पूरी जर्नी में जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे 2 ही मेंटोर्स रह चुके हैं। एक हैं मैडम सलमा, जिनसे ऐसे सीखा, हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। और सर फिर आप हैं, क्योंकि आपके पास मैं उस पॉइंट पे आई थी व्हेन आई वाज क्वाइट वरीड, क्योंकि नवंबर तक मैंने खुद ही तैयारी की थी। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ, और जब मैंने हाउस जॉब की तो हाउस जॉब के पहले दिन ही मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा नहीं लगा था, बस जॉब करते हुए जो रूटीन देखी थी, जो सब कुछ देखा था, तो पहले दिन ही सोच लिया था कि सीएसएस करते हैं। अब ये भी था कि मुझे खैर इंटरेस्ट बहुत था करंट अफेयर्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में। आई वुड ऑलवेज लिसन टू डॉक्यूमेंट्रीज जो कि ज़्यादा वर्ड सेंट्रिक होती थी, जो पॉलिटिकल अफेयर्स सेंट्रिक होती थी। सो आई हैड इन मी ऑलवेज। तो बस जी, फिर हाउस जॉब के बाद सोचा कर लेते हैं, इसी तरफ जाते हैं। अब उस वक्त ये था कि करेंगे, मेहनत करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो हो ही जाएगा। अब कोई एथियस्ट हो तो वो इसको शायद मैनिफेस्टेशन कहे, बट एज अ बिलीवर वी नो दैट इट इज़ गॉड्स वर्क। आप जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लेते हैं तो फिर बस भरोसा रखें अल्लाह पर, और वो आपका हाथ थाम कर ले ही जाता है आगे। तो जी, फिर ऐसे स्टार्ट हुआ कि एक अकेडमी ज्वाइन की, 3 महीने कंपल्सरी सेशन ज्वाइन किया। हादिया वाज माय फ्रेंड देयर, तो हमने इकट्ठी तैयारी स्टार्ट की थी। उसके बाद ऑप्शनल्स मैंने खुद ही तैयार किए। ऑप्शनल्स ये था कि बहुत हैphazard ही तैयार किए थे, क्योंकि जब पहली अटेम्प्ट होती है, पहला एक्सपीरियंस होता है, यू आर वेरी नाइव। तो बस फिर ये था कि यूट्यूब पे वीडियोस, आई वुड वॉच वीडियोस जो क्वालिफायर्स की होती थी। फिर मैंने पास्ट पेपर्स निकाले, और पास्ट पेपर्स की मैंने एक मोटी कॉपी बना ली थी जिसमें हर एक सब्जेक्ट के ना सारे मैंने डोमेन वाइज, डायमेंशन वाइज जो मुझे लगता था कि टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर करने हैं, मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था। तो उस कॉपी में जो मेरे खैर ऑप्शनल मेरे थे पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर, क्रिमिनोलॉजी और पंजाबी। तो पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट किया था, पेपर 1, पेपर 2। अब इसमें जो लेक्चर्स सुने थे, मेरे मेंटोर वैसे भी हैं सर अली नकवी, उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे भी सुने। तो एक्चुअली आई केप्ट इट क्वाइट सिंपल। आई फोकस्ड मोर ऑन क्लियरिंग माई ओन कॉन्सेप्ट्स। जो मेरे कॉन्सेप्ट्स मुझे लगता था मुझे नहीं पता, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कैपिटलिज्म क्या होता है, लेनिनिज्म क्या है, इस तरह के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया। किस किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो दुनिया में रन करते हैं, जो हमारा है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट। सर, आर यू ट्राइंग टू आस्क मी समथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वॉइस इंटरप्ट हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको जस्ट। ओके, ऑलराइट सर। तो बस ये था कि यूट्यूब पे मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज देखी, लेक्चर्स देखे, और तैयारी करती गई, डोमेन वाइज, डायमेंशन वाइज अपने बेसिक्स क्लियर किए। तो ऑप्शनल्स मैंने ऐसे तैयार किए थे, क्योंकि मुझे वैसे भी थोड़ा इंटरेस्ट है इन्हीं चीज़ों में, तो मैंने अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आई वुड डेल्व इनटू द डेप्थ्स ऑफ द टॉपिक्स, तो मुझे अच्छा लगता था सीखना। उसके बाद ये था कि जब नवंबर तक तो ये सब चलता रहा, लेकिन दिसंबर में बड़ी परेशानी स्टार्ट हो गई जब इर्द-गिर्द सबको देखा कि सब मॉक्स दे रहे हैं, सारे अकेडमीज़ जॉइन करके टेस्ट दे रहे हैं, तो लगा कि अब तो 2 महीने ही रह गए हैं, तो क्या ही टेस्ट अब मैं दे लूँगी। उस वक़्त दैट वाज़ वन पॉइंट कि जिसको मैं कहूँगी कि मैं बड़ी परेशान हो गई थी एक्चुअली। मुझे लगा था कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, अब तक तो मैंने शायद शुगल ही लगाया है और बस इधर-उधर से तैयारी की है, और अब मुझे ज़रा अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए, अब मुझे टिक के बैठ के टेस्ट देने चाहिए। सो व्हाट आई डिड वाज़ आई कंसल्टेड हादिया अगेन। तो हादिया ने मुझे सर सुलेमान का बताया, एंड आई कॉन्टेक्टेड सर सुलेमान। तो सर सुलेमान, आपने मुझे पहली बात ये कही थी कि आपने परेशान नहीं होना बेटा, आपने घबराना नहीं है। तो आपने मेरे लिए बड़ा एक मेरे और हादिया के लिए और हमारे बैच के लिए एक बड़ा टेलर्ड सा स्केड्यूल बनाया था, क्योंकि आपको पता था कि हमारा फर्स्ट टाइम ही था, पहली दफ़ा आपको दे रहे थे मॉक्स, इससे पहले कोई हमारे टॉपिक्स ख़ास तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि कहीं टेस्ट दिए नहीं थे।
तो आपने हमारे हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा रख के उसके अंदर टॉपिक्स आप कम रखते थे और आपने ज़्यादा टेस्ट बनाए थे। तो मैं बीच बीच में ना 10-10 दिन बाद आपसे पूछती भी थी कि सर ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे टॉपिक्स, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम तक ये सारा कवर कैसे होगा सिलेबस। तो लेकिन आप तब कहते थे कि नहीं हो जाएगा, मैं अब आपको अगला स्केड्यूल दूंगा तो उसमें आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो आई ट्रस्टेड यू, एक्चुअली आई ट्रस्टेड द प्रोसेस एंड दैट इवेंचुअली टर्न आउट वेरी गुड। और इसकी बिगेस्ट जो एक एग्जाम्पल है वो ये है कि मैंने आई रिकमेंडेड यू टू अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे नहीं पता वो आप तक पहुँचे कि नहीं, लेकिन मैंने रिकमेंड किए, सजेस्ट किए कि मैंने जिन जिन लोगों से तैयारी की, तो आई नेवर हाइड इट अंडर द ब्लैंकेट कि मैंने किससे तैयारी की, मुझे किससे फ़ायदा हुआ, बिकॉज आई एम एटर्नली ग्रेटफुल टू माई मेंटोर्स। इसी तरह ऐसे था वो, मैंने मैडम सलमा का सेशन ज्वाइन किया था 3 महीने का, उनसे बहुत बेसिक्स बिल्कुल उन्होंने उंगली पकड़ कर चलाया था। मुझे फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग में हम इतने ज़्यादा नहीं होते एक्सपर्ट, क्योंकि हम बोलते भी ज़रा इनफॉर्मल इंग्लिश हैं, लिखते भी इनफॉर्मल इंग्लिश हैं। तो मेडिसिन में रह के वैसे ही फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग है, आई वाज वेरी नाइव। तो उन्होंने खैर शुरू से स्टार्ट किया, और द के यूज से स्टार्ट किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, कम्प्लेक्स कैसे होते हैं। देयर अगेन आई ट्रस्टेड द प्रोसेस। 3 महीने का सेशन था, उसके बाद उनको इवेल्युएशन कराई। इवेल्युएशन में कोई बहुत ज़्यादा मैंने एसेज लिखे नहीं थे। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आई एम अ मदर, तो आई हैड टू लुक आफ्टर माई डॉटर एज वेल। तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था दिन में, तो मेरे पास जितना टाइम होता था आई हैड टू स्पेंड इट विद सम क्वालिटी पीपल जिनसे मुझे वाकई कुछ सीखने को मिले। तो मुझे इसलिए बीच-बीच में टेंशन भी बहुत होती थी कि मे बी आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग इट टू फार, और मे बी मैं इसको इतना प्रोलॉन्ग कर रही हूँ और मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ बेसिक्स चल रहे हैं। लेकिन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रिपेयर हो गया, ऐसे लिखना आ गया। उसके बाद जो टॉपिक्स उनको चेक कराए वो डोमेन्स थी। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग एक डोमेन है, जैसे एक नॉलेज डोमेन है, तो मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था रिफॉरेस्टेशन एज़ ग्लोबल अर्जेंसी। तो जब मैं हॉल से बाहर आई तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो हैरान हो रहे थे कि मैंने ये ऐसे क्यों अटेम्प्ट किया, हालांकि मुझे ये लगा था ऐसे का पेपर देख के कि यही तो मुझे सबसे अच्छा आता है, क्योंकि सारा ग्लोबल वार्मिंग ही तो था कि रिफॉरेस्टेशन करनी क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से करनी है। तो मैंने अपना सारा ग्लोबल वार्मिंग का जो थीम मैंने बड़ा अच्छा चेक बड़ी जगहों पे करवाया हुआ था, मैंने उसको बड़ा अच्छा सा लिख दिया। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं ज़्यादा करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, पास हो गया। इस तरह प्रेसी था, प्रेसी का पेपर बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की नहीं हुई थी प्रेसी और कॉम्पोजिशन की, तो मेरा टाइम ज़रा मैनेज नहीं हो रहा था। मैंने कॉम्पोजिशन पहले पकड़ ली एंड दैट वाज सो लेंथी, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। और प्रेसी ऐसा था कि प्रेसी का मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो वही था जो वहाँ लिखा था, हालांकि उसका पहले एक ड्राफ्ट बनाना होता है, ड्राफ्ट, लेकिन टाइम ही नहीं था। टोटल 25 मिनट्स थी, तो बस वहाँ से देखती जा रही थी और लिखती जा रही थी। अब इसमें ये था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे प्रेसी का पेपर पास होगा भी कि नहीं। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ मैंने ये की थी कि अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बनाने के लिए मैंने प्रेसी का पेपर स्टार्ट ऐसे किया था कि जो जो एरियाज़ मेरे सुपर थे ना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। मैंने प्रेपोजिशन से स्टार्ट किया था, मैंने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन से स्टार्ट किया था। तो वो चीज़ें कि मेरा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बिल्ड हो जाए, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छा लिखा। उसके बाद कंपोजिशन किया और प्रेसी को एंड पे छोड़ा था। प्रेसी का पेपर एंड पे, वो अब ज़रा मैंने जल्दी-जल्दी में कर भी दिया, तो शायद वो जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग पड़ चुका था कि वो उस पे इतना शायद फोकस नहीं गया एग्ज़ामिनर का। तो ये एक कुछ ट्रिक्स होते हैं जो पेपर अटेम्प्टिंग की, इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास हो सकती है कि पेपर अटेम्प्टिंग कैसे करनी चाहिए, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी सब बच्चों को। उसके बाद ये है कि इस्लामिक का पेपर अनऑर्थोडॉक्स और अनकन्वेंशनल किस्म का पेपर था, टोटल एनालिटिकल पेपर था। अब उसमें इतनी क्रिएटिव राइटिंग की है मैंने, उसमें भी आई वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि पता नहीं पास होता है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये की कि क्रिएटिव राइटिंग चाहे की, लेकिन उसमें हवाले, रेफरेंसेस बहुत डाले, जितने कहीं पे एडजस्ट हो सकते थे वो डाले। और सर जो आप पूछ रहे थे, मैंने अल कुरान भी लिखा है। मैंने जो मुझे आयात का याद नहीं आ रहा था, क्योंकि आप इतना कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं, इंसान है हम। तो मैंने कहीं कहीं अल कुरान लिख दिया, इट्स टोटली फाइन आई थिंक। तो वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। बस आपका ये है कि जो आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो जैसा वो पूछ रहे हैं आप वैसा डेटा प्रोवाइड करें। आप इररिलेवेंट ना करें कि अगर आप रेफरेंसेस भी दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए लिख दें कि क्योंकि आपने याद किए हुए हैं तो बस लिख दें। I'm sorry, we cannot hear you.
Kushbak, we cannot hear you. Hello, are you हेलो there? हेलो सर हमें आवाज आ रही है इनकी। सर हमें आ रही है आवाज। हेलो जी मिस, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा हेलो आदिया। सर आप सुन सकते हैं? जी जी, आई कैन हेयर यू मैम, बोलिए। ओके सर। सर फिर ऐसे था कि बस ये है कि जो बहुत रेलिवेंट रेफरेंसेस हों आप उन्हीं को कोट करें और इरेलीवेंट चीज़ों को अवॉइड करें। और ये सिर्फ इस्लामिक नहीं, सब पेपर्स के लिए आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कोई बेवकूफ़ सा बंदा तो बैठा नहीं होता। वो बड़े सीजन्ड लोग होते हैं, बड़े मैच्योर और एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो पेपर देखते ही समझ जाते हैं कि ये बच्चा हमें घुमा रहा है या टू द पॉइंट बात कर रहा है। उसके अलावा ये है कि बाकी पेपर्स में भी कुछ यही स्ट्रेटजी थी। और अगेन सर वो जो 2 महीने का आपके साथ टेस्टिंग सेशन था वो बहुत ही फ्रूटफुल था। और उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए थे, दोज़ वर अमेजिंग। मैं अभी तक क्रिमिनोलॉजी, इवन मैंने अभी जब इंटरव्यू की तैयारी की है, मैं आपकी क्रिमिनोलॉजी के वो जो आप डाटा प्रोवाइड करते थे मैंने उसको बहुत जगहों पे कोट किया है। तो उसके लिए भी अगेन थैंक यू। वो आपकी मेहनत थी जिसको हमने बड़ा यूटिलाइज़ किया। तो सर बस यही है सारी जर्नी। बाकी यकीन रखें अल्लाह पे और मेहनत करें और दुआ करें। और मैंने तो तहज्जुद भी पढ़ी है, तो बस आप बिलीवर हैं, आप दुआ करें, हो जाता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल जी। और बड़ी अच्छी बात है जी, आप सबके साथ बातें करके मुझे बड़ा मज़ा आया। और आप सबको भी, मेरे जितने कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, आप सबको भी बहुत, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। रीज़न ये है कि फ्रॉम वॉचिंग द क्वालिफायर्स टू बिकमिंग अ क्वालिफायर, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पर हम सारे, मैंने भी स्टार्ट किया और मैं भी देखता होता था जी, अच्छा जी सेकंड पोजीशन आई है इनकी, फर्स्ट पोजीशन आई है, वाह जी वाह, ठीक है। सो यहाँ से, ठीक है, आपकी जर्नी मूव ऑन करना टू बिकमिंग अ क्वालिफायर, ठीक है। तो यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, यू हैव कम very far, you have covered the distance of light years, so that's very good ji. I'm proud of you. Now let's move towards our question answer sessions ji. Whoever wants to ask, अगर आप लिखकर, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लिखकर पूछें, बेहतर होगा कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें and you can ask whatever the questions you need. You can raise your hands and then you can ask ma'am Hadia, ma'am Khushwakt, ma'am Parisa, ma'am Ifat, Mr. Ali and Mr. Aves, whatever the questions you need. Yes, go ahead Aksa, please, you can ask the questions. सर मेरा क्वेश्चन है कि जॉब के साथ जो है वो स्टडी को कैसे मैनेज करना है, मतलब जॉब भी हो और आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी हो, फिर आपने अपने स्टडी को भी लेकर चलना है। जैसे अभी मैम ने बात की कि वो एक मदर भी हैं, तो वो अपनी इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती थी, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें ना हेक्टिक हो जाती होंगी। तो वो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती थी, साथ में वो अपनी अपनी अटेम्प्ट भी उन्होंने देनी है, घर भी उन्होंने देखना है, फिर उन्होंने पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो वो कैसे मैनेज करती थी? जी मैम पुष्पक, अगर आप आंसर करना चाहें तो। यस सर, श्योर, आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। अच्छा, अक्सर देखें कि जो बेबी है ना, बेबी को आप किसी पे इतना डाल नहीं सकते, और वो ऐसी चीज़ है जो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉब को देखें, आप जॉब करके आ गए, उसके बाद आप फ्री हैं, दैट टाइम इज़ ऑल योर्स। लेकिन व्हेन यू आर अ मदर, तो आपका कभी भी अपना टाइम नहीं होता। अब उसमें ये है कि फैमिली की एक तो सपोर्ट चाहिए। फैमिली की सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं नहीं मानती अगर कोई कहता है कि सब कुछ मैंने खुद ही कर लिया, फैमिली बहुत बड़ा फैक्टर होती है। उसके बाद ये है कि जो कोई भी इंसान ना पूरा पूरा दिन पढ़ता नहीं है। मैं इस चीज़ को ना इतना नहीं प्रैक्टिकल समझती कि कोई कहे कि मैं 10 12 14 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें वैसे भी हमारा जो क्वालिटी टाइम, जो हमारा प्रॉपर कंसंट्रेशन वाला टाइम होता है ना, वो बड़ा थोड़ा होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप 3 4 घंटे दिन में डेडिकेटेड टाइम दे रहे हैं, एक जगह बैठ के घुस के पढ़ रहे हैं ना, उस टॉपिक के अंदर घुस के, तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें बस। आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब से आके फ्रेश हों, रिलैक्स करें। अपना मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं, आप अच्छा कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। तो आपको मेंटली रिलैक्स होना है, और उसके बाद अपने 3 4 5 घंटे बस मैक्सिमम इतने दें एक चीज़ को, और कंसिस्टेंटली बस देते रहें। तो मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी है टाइम। Good one. अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये मैम खुशबख्त से ही है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका एक फैमिली सिस्टम थी और बेटी भी थी और 2 माह रह गए थे। ये एक बड़ा इन्होंने अमेजिंग पॉइंट बताया है, जैसा कि बिल्कुल इस वक़्त मेरी सिचुएशन है और मैंने सिलेबस कवर भी नहीं किया हुआ। आपको पता ही है, जैसे सर अक्सर काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं और फिर मैं एकदम से पैनिक हो जाती हूँ कि मैं इसको कैसे करूँ? और वो बड़ा एक डिप्रेसिंग फ़ेज़ हो जाता है मेरे लिए। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी कि एक तो मेंटल प्रेशर को हम किस तरह से जो है इसको टैकल करें, और दूसरा ये कि 2 मंथ्स आप इनफ हैं कि अगर आपके पास हर सब्जेक्ट का थोड़ा-थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप इसको जो है परस्यू कर सकें और आप सोचें कि आप अटेम्प्ट देने के काबिल हैं। अच्छा देखिए वर्दा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किए थे ना नवंबर तक, मेरा ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस कवर हो चुके थे। लेकिन स्टिल जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं ना करते, आपको लिखना नहीं आता, आपको पता नहीं होता कि आपके पास जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है, कि कहाँ क्या लिखना है। तो मैंने उन 2 महीनों में जो तैयारी की थी ना, वो पिछली सारी तैयारी पर भारी थी। क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही एक स्ट्रेटेंड विजन के साथ, एक सीधा देखते हुए, इधर-उधर भटकने के बजाय मैंने बड़ी सीधी-सीधी तैयारी की थी कि एक टॉपिक पकड़ा, जैसे सर ने आज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का बता दिया कि एक इसका टेस्ट है, और सर हमेशा 2-2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट रखते थे, वो पैरेलल चलते थे। तो बस उसके ऊपर पूरा फ़ोकस किया। अब उसमें अगर कोई डोमेन रह भी जाती है ना, तो लेट इट बी। उसके बाद आपके क्वार्टरली भी होते हैं उसके मॉक्स, फिर आपके हाफ बुक या हाफ सिलेबस मॉक्स होते हैं, फिर फुल सिलेबस होते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं लैकिंग रह जाए ना, तो उसको सर पे सवार ना करें। लेकिन आज का दिन अगर आपके पास है, तो उसको फुली यूटिलाइज़ करें। 2 सब्जेक्ट्स उनके जो-जो टॉपिक हैं, मैक्सिमम टू योर कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ उनको तैयार कर लें। तो जितना टेस्ट हो पाता है उतना दे लें, क्योंकि ये कोई आपका सीएसएस का फाइनल पेपर तो होगा नहीं। एंड सर सुलेमान इज़ वेरी जेनरस, तो इतना कोई आपको डांटेंगे भी नहीं अगर आपका अच्छा टेस्ट नहीं होगा। तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी थी कि मैं इतना सर पे सवार नहीं करती थी, बस आज जितना हो गया, बाकी बाद में देखा जाएगा। ओके, वेरी गुड। इफ़त, आप मुझे इसके ऊपर कुछ आंसर बच्चों को, वर्दा को करना चाहेंगे, और हादिया आप भी, कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? यदि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अपना मॉक दे रहे हैं, स्केड्यूल जो भी है, और एक्स्ट्रा भी स्टडी करना चाहते होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्टडी या ये प्रेशर मैनेजमेंट में कुछ आप दोनों भी मुझे बता सकते हैं? वर्दा को एक एक लाइन में कुछ अगर आप बताना चाहें तो। आई डोंट नो इफ इफ़त इज इन द क्लास। यस सर। बताइएगा। सर मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि मैं वन सब्जेक्ट एट अ टाइम लेकर चल रही थी, और मैंने जो है वो हाफ लेंथ पहले मॉक्स दिए थे। तो आई बिलीव ये अब आपकी कैपेबिलिटीज़ पर है, और सेकंड ये कि आप कितना ज़्यादा जो है वो टाइम दे सकते हैं। इफ़ यू हैव लाइक 8 टू 10 आवर्स अ डे जो कि आप डेडिकेटेडली दे सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, देन आप 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चल सकते हैं। इफ़ यू हैव लाइक 4 टू 5 आर्ट्स, तो फिर आप जो है वो एक सब्जेक्ट को लेके चलें। बिकॉज़ आई वाज़ वीक इन इंग्लिश एसे, तो मैं जो है वो आउटलाइन्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करती थी कि मैं डेली आउटलाइन लिखूँ, मैं डेली जो है एक शॉर्ट एसे लिखूँ, और उसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट का साथ-साथ मॉक देती रहूँ। सो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी। बट ऑफ़ कोर्स आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो खुद कर्टेल करनी पड़ेगी कि आप खुद अगर समझते हैं कि इफ़ यू आर गुड इन एसे एंड प्रेसी, तो फिर आप जो है वो 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके आई गेस चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका। लेट्स गेट टू अनदर क्वेश्चन। फाकरा, वुड यू लाइक टू, डू यू हैव सम क्वेश्चंस? सो आप फाकरा कर सकती हैं जिनसे भी आप करना चाहती हैं। विल गेट बैक टू अदील आफ्टर दिस। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा मैम हादिया से सवाल है कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे सारा कुछ कवर किया, और सेकेंडली वो कह रही हैं कि उन्होंने ऑप्शनल्स खुद कवर किए हैं। तो उन्होंने मतलब किस तरह से ऑप्शनल्स प्रिपेयर किए हैं और किस तरह से नोट्स बनाए, तो काइंडली इस बारे में अगर वो बता दें। ओके, हादिया मैम, आर यू इन द क्लास? लेट मी नो। जी जी सर, जी जी सर, जी फाखरा, फाखरा मुझे लगता है कि ये टाइम कम नहीं था, क्योंकि 7 to 8 months मतलब काफी टाइम होता है। अब ये है कि इसमें ऑप्शनल्स, जैसे मैंने बोला कि मैंने खुद कवर किए, इसका मतलब ये था कि मैंने किसी एकेडमी से प्रिपेयर नहीं किया। मतलब मैंने वो सारा टाइम खुद दिया। उसमें मैंने यूट्यूब की वीडियोस हो गई, कोई अच्छे लेक्चर्स हो गए, लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उस पहले
स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फिर बाकी जैसे मैंने मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर मैंने प्रिपरेशन की है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्पफुल हुई है, क्योंकि मुझे डोमेन्स आइडेंटिफाई हो गई कि मैंने इस तरह से प्रिपेयर करना है इसको। जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती थी वो मैंने जो है वो यूट्यूब से देखी, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया आपके पास बहुत अच्छा सोर्स है ये, मतलब अकेडमीज में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, और अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाता है तो वो तो वेल एंड गुड है आपके लिए। और बाकी हर चीज़ अवेलेबल है आपके। अब जिस तरह से सर सुलेमान डॉक्टर खुशबक ने भी मेंशन किया कि सर नोट्स शेयर करते हैं, तो लास्ट पे मेरी जो लैकिंग्स रह भी गई थी वो, मतलब जब मैंने सर के साथ अपना सेशन किया है, टेस्टिंग सेशन स्टार्ट किया, तो अगर कुछ होता भी था कि लाइक मुझे लगता था मेरा ये टॉपिक वीक है, तो मैं उन नोट्स से जो है वो उसको कवर कर लेती थी। तो इस तरह से करके चीज़ें सारी कवर हो गई। तो नवंबर तक मेरा सिलेबस एक दफ़ा कंप्लीट हो गया था सारा। ये अभी पिछले स्टूडेंट ने भी जो क्वेश्चन पूछा कि लाइक मतलब हम कैसे मैनेज करें, तो लास्ट वाले जो 2 मंथ्स थे उसमें जब मैं टेस्ट देती थी, उस टाइम पर मैं एसए और प्रेसी, मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं इन चीज़ों को इतना टाइम नहीं दे सकी, क्योंकि मुझे यही था कि अब मैंने रिवीजन करनी है और टेस्टिंग पे प्रॉपर फोकस करना है। तो जो मैं टेस्ट देती थी मैं सिर्फ उसी टेस्ट को ही अच्छे से प्रिपेयर करती थी कि अब मुझे इसको दोबारा प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े। तो वो वाले 2 मंथ्स जो है वो डिसाइसिव थे बहुत ज्यादा, कि उसमें जब टेस्ट भी दे रहे थे और रिवीजन भी हो रही थी, तो उससे आपको पता चल रहा था कि अच्छा आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है और कितनी नहीं है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल हुई, और टाइम मुझे नहीं लगा कि कम था। और मैं कोई मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ, मैं एक लिमिटेड सा टाइम देती हूँ, और एक बार मैं एक चीज कवर कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि बस ये हो गई, ठीक है अब इसको छोड़ दो, मतलब ये नहीं है कि मैं उसी को लेकर बैठी रहूं। तो आप लोगों ने खुद देखना है कि खुद सॉर्ट आउट करनी है ये चीजें, कि आपकी कौन सी चीज स्ट्रांग है कौन सी नहीं है, जहां पर आपको लगता है कि आप लैग करें आप उस चीज को फोकस करें। लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरों को देखकर एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहें, या दूसरा बच्चा जो है वो एक सब्जेक्ट के 4 4 बार टेस्ट दे चुका है तो आपने भी उसके 4 4 दफा देने हैं। आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई करें कि अच्छा ये चीज आप खुद कवर कर सकते हैं, उस वो तो आपकी सॉर्ट हो गई। फिर आपको लगता है कि आपका दूसरा एरिया वीक है, दूसरा सब्जेक्ट वीक है, या आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपके कोई एक्सप्रेशन का मसला है, आपको कोई चीज आपको रेफरेंसेस नहीं मिल रहे, तो आप फिर उस चीज पर फोकस करें, ना कि जो चीज आपकी पहले से हो चुकी है उसी को लेकर बैठे रहें। तो ये चीजें जब आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा शायद ये। Okay, very good, बिल्कुल। Adila, you have, so you can ask the questions now. अस्सलाम वालेकुम हाँ। सर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत सीवियर इशू है, कि मेरा ना एक क्वेश्चन जो है 50 to 55 मिनट्स तक यूजुअली चला जाता है ना। मतलब बेशक मुझे अच्छा से बहुत ज़्यादा अच्छा भी तैयार है फिर भी। तो सर मेरा क्वेश्चन सब कोई भी क्वालिफायर इसका आंसर दे सकता है, या फिर जो है कि हाउ कैन आई मैनेज द टाइम इफेक्टिवली, कि किस तरह से मतलब मेरा एक क्वेश्चन जो है विद इन टाइम वो मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। कि ये तो सबसे मतलब बेसिक चीज़ है ना, कि आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको आनी चाहिए, बेशक आपका पेपर जितना मर्जी तैयार हो। तो काइंडली कोई मुझे इसके लिए कोई ट्रिक अगर है तो वो सजेस्ट कर दें। सर आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट। असल में ना जो टाइम लगता है ना वो हमारा लगता है ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। जब आप बार बार कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम ना बहुत डिक्रीज हो जाता है। आप बड़ी जल्दी जल्दी आपके माइंड में चीज़ें आ रही होती हैं तो आप जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। तो असल टाइम सोचने पे लगता है। तो जब आप सोच रहे होते हैं आपका पेन स्लो हो जाता है। जब आपके दिमाग में आइडियाज़ आए जा रहे होते हैं तो आपका पेन फास्ट चलने लग जाता है। तो इसमें बात सिर्फ एक है कि अभी आपने शायद टेस्ट देना स्टार्ट की हो। जब आप इवेंचुअली 2 3 महीने टेस्ट देते रहेंगे ना आपके सारे जो टॉपिक्स हैं आपके हाथ से गुजर चुके होंगे। आपका टाइम बड़ा अच्छा मैनेज होता जाएगा। आप बड़े तेज़ी से लिखने लग जाएंगे। एंड पे आपके लिए 35 40 मिनट में बड़ा अच्छा आपका 8 9 पेजेस का सवाल अटेम्प्ट होगा। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किए थे टेस्ट देना तब मेरा भी टाइम का काफ़ी इशू था। मेरा बल्कि मैं हादिया से अक्सर डिस्कस करती थी। हम दोनों का इशू रहता था और हम दोनों बड़े परेशान रहते थे इस बात पे कि हमारा क्यों नहीं टाइम मैनेज हो रहा, या क्वेश्चन का टाइम ख़त्म हो जाता है हम फिर भी लिख रहे होते हैं। तो लेकिन हो जाता है अब आफ्टर, मतलब जब आपका एग्ज़ाम करीब होता है ना तब तक तो आपका इतना हाथ चल चुका होता है कि आपका जो थॉट्स हैं स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। जल्दी जल्दी आइडियाज़ आ रहे होते हैं और जल्दी जल्दी पेन चल रहा होता है। Very good. Okay. ऑल्सो आई वुड ऐड फ्यू थिंग्स टू दिस, कि अगर आप अपनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना अपनी उसमें तो आंसर में, तो वो भी आपका काफी टाइम सेव कर लेता है।
और उससे आपके जो पेजेस हैं उसका भी हर्ज नहीं होता, आपके जो लेंथ है वो भी टाइम की सही हो जाती है, लेंथ भी सही होती है आंसर की, और अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसमें कर रहे हैं आंसर में, तो दैट वेरी ऑल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। सही फरमाया। यस, हुमा हैज सम क्वेश्चंस। हुमा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वालिफायर्स ऑफ वन पेपर एंड सीएसएस। जी, आर यू इन द क्लास, हुमा? I guess Huma is not in the class. So, okay. So, we'll move towards Asha Nazar. जी आशा बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? We'll take few more questions, then we'll move forward. जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा इन सबसे क्वेश्चन है मैम खुशबख्त, मैम इफ़त और मैम हादिया से, कि ऐसे के रिलेटेड जो मटेरियल है, लाइक आप थोड़ा-सा ये गाइड कर दें कि कोई भी एक थीम या ये डोमेन प्रिपेयर करनी है, तो क्या स्ट्रैटेजी होती है उसका मटेरियल और डाटा कलेक्ट करने की? लाइक अगर ग्लोबलाइज़ेशन पे करना है, तो आप क्या-क्या सोर्सेज़ यूज़ करेंगी और कैसे कलेक्ट करेंगी कि आपकी सारी डोमेन जो है ना, उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएँ? अच्छा, मैं आपको इस पे थोड़ा-सा गाइड करना चाहूँगी कि आप जब भी कोई डोमेन सोचते हैं ऐसे कि कवर करने के लिए ना, तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़रूरी है कि उसको अच्छी तरह समझ लें। टू द कोर आपने वो टर्म समझ ली, उसके बाद आपके दिमाग में खुद ब खुद उसकी ब्रांचेज़ बनती जाती हैं कि इसमें डी-ग्लोबलाइज़ेशन भी आ जाएगी, इसमें ग्लोबलाइज़ेशन के बेनिफिट्स भी आ जाएँगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मतलब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हैं, वो सारी आपके माइंड में आ जाती हैं। अब उसके बाद एक बहुत अच्छा टूल है जो कि इतना ज़्यादा जिसको नहीं रिवॉर्ड किया जाता और इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता, दैट इज़ चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी करें, अच्छी कमांड डालें, आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। अगर आप कमांड ये डालेंगे कि मुझे ग्लोबलाइज़ेशन पे कोई रेफ़रेंस चाहिए और मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट चाहिए जो इसके एडवांटेजेस को सब्सटेंशिएट कर रहा हो, तो वो आपको कोई ना कोई इंसिडेंट नरेट कर देगा। अगर आप ये कमांड डालेंगे कि आपको इस चीज़ पे स्टैट्स चाहिए, आपको डी-ग्लोबलाइज़ेशन के करंट स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो आपको वो उस पे सारा डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब आपने देखें डोमेन्स अपने दिमाग में, इवन आप डोमेन्स भी, आप कहें कि पॉसिबल डोमेन्स क्या हो सकती हैं ग्लोबलाइज़ेशन की, ऐसे पूछा क्या जा सकता है किन-किन डोमेन्स में, वो आपको डोमेन्स बता देगा। अब देखिए एक स्मार्ट इंसान में ना और एक स्टूपिड या फूलिश, मे बी आई एम यूजिंग सम हार्श वर्ड्स, स्मार्ट और अनस्मार्ट या अनवाइज़ इंसान में यही फ़र्क है कि वो किस चीज़ को कैसे यूज़ करता है। आपने चैट जीपीटी से ना चीज़ें छापनी नहीं है, आपने चैट जीपीटी को अपने तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उससे डोमेन्स पूछनी है और उससे स्टैट्स कवर करनी है। तो इस तरह से आप उसको यूज़ करें, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी मेरे ऑनरेबल कोलीग्स इस पे रोशनी डालेंगे। ऑलराइट, जी, इफ एनी ऑफ जी हदिया। मैं डॉक्टर खुशबक की बात को सेकंड करती हूँ कि चैट जीपीटी वाकई बहुत अच्छा टूल है। उसके अलावा ये कि पास्ट पेपर्स भी बहुत अच्छा आपको एनालिसिस दे देते हैं कि एग्जामिनर किस किस तरह से डोमेन्स उठाता है। ये पास्ट पेपर्स का अगर जब आप एनालिसिस करेंगे ना, इवन एसए के लिए भी, तो भी आपको काफी ज्यादा, और आप देखिएगा अभी पता नहीं आप 27 की आपने प्रिपरेशन करनी है या 26 की आपने अटेम्प्ट देनी है। अगर तो आपने 26 की देनी है तो अब तक तो काफी ग्रुप्स में वो डोमेन वाइज ऐसे ये चीजें शेयर होना शुरू हो गई होंगी। उसमें एजुकेशन पे पीछे किस तरह से पूछा जा चुका है। अब जैसे एजुकेशन है उसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन आ जाती है, बेनिफिट्स आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की कि ये टेक्नोलॉजिकल लिहाज से किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये चीजें तो पास्ट पेपर्स और ये डोमेन सारी जो है ना वो सेग्रीगेट करके ग्रुप्स में शेयर भी हो जाती हैं। तो आप उन चीजों को पे भी थोड़ा ध्यान रखा करें कि जो चीजें शेयर हो रही होती हैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी आपको मिल रहे होते हैं ये सारे सोर्सेज। और बाकी ये कि आप खुद आइडेंटिफाई करें कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है और अब करंट क्या डिबेट्स चल रही हैं। अगर एजुकेशन से रिलेटेड जैसे डॉक्टर खुशबक ने मेंशन किया ग्लोबलाइजेशन, तो क्या डिबेट्स चल रही हैं। अब जैसे डी ग्लोबलाइजेशन पे चल रही है डिबेट, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एग्जामिनर ये पूछ सकता है तो मुझे इस पे किस किस तरह से प्रेपरेशन करनी है। तो ये चीजें आप ऑनलाइन टूल्स यूज करें, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, आप लोग यूज करें उसको, पास्ट पेपर का एनालिसिस करें, खुद से भी सोचें कि अच्छा क्या हो सकता है क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यही चीजें होती हैं। उसके अलावा मतलब ये नहीं होता कि आप कोई पेट टॉपिक प्रिपेयर करके जाएंगे और पेपर में वही आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको उसी वक्त ही ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कि मैंने अपने डाटे को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो बस बिल्कुल इसी माइंडसेट के साथ जाएं कि अच्छा ठीक है हमने पढ़ लिए, हमने समझ लिया है, अब हमने उसी चीज को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है ये हमने वहीं पे बैठ कर डिसाइड करना है। तो बिल्कुल।
इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा हो जाएगा सब बिल्कुल कुछ। ये है कि जैसा आशा मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि जिस तरीके से आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया गया है ना डोमेन वाइज ऐसे का, अभी हम कौन सा डोमेन कर रहे हैं आशा, कोई आइडिया है? आपने ऐसे भी मेरे ख्याल से बनाया था। जी सर, हम गवर्नेंस पे कर रहे हैं और हम उसकी हर डोमेन को जो है वो कवर कर रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी कुछ इस तरीके से है ना, राइट, स्टेट क्राफ्ट वगैरह। तो ये है कि वहां पर यस जब सर। सर्टेन टॉपिक देखते हैं, जैसे टुमारो वी आर गोइंग टू हैव द एसए क्लास, तो उसमें आप जो भी टॉपिक देखते हैं वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इन द क्लास एंड देन आपको फॉर एग्जांपल अगर इंफॉर्मेशन का इशू है तो गो अहेड विद चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी में आपको अक्सर बताता हूँ कि ये एक ऐसा टूल है जिसे अभी तक बच्चे इस पर शिफ्ट नहीं किए, बहुत से बच्चे शिफ्ट नहीं किए, कुछ कर भी गए हैं। लेकिन एक वही खुशबख्त ने जैसे बात की कि एक बेवकूफ इंसान में और एक अक्लमंद इंसान में फर्क है, क्योंकि एक अक्लमंद इंसान एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना जानता है, एंड जब आप इस तरीके से फायदा उठाते हैं तो आप पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यू शुड फोकस ऑन स्मार्ट वर्क एज वेल। ठीक है, जिसमें आपके जो डोमेन्स हैं यू शुड वर्क ऑन देम, और जितने माजी में आपके डोमेन्स जैसे एजुकेशन वी प्रिपेयर्ड, इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन भी प्रिपेयर्ड एज वेल, एंड ऑल द अदर टॉपिक्स जो कि 8-10 हमने डोमेन्स अभी तक प्रिपेयर किए हैं थ्रू आउट द मंथ्स, आप उन्हें ज़रूर एक दफ़ा देखें। उनके बारे में जो आउटलाइंस आपने अटेम्प्ट किए हैं ज़रूर अपने पास सेव करके रखें, ताकि आप उन्हें वीकली या पीरियोडिकली ना आप उन्हें रिव्यू कर लिया करें। देखिएगा वो जो इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास से गुजरी है वो आपको एक माइंड में रिफ्लेक्ट हो जाया करेगी, तो दैट कैन हेल्प यू एज। ठीक इंटरप्ट यू सर, आई एक्चुअली हैव टू टेंड टू माय डॉटर नाउ, सो अपॉलॉजीज, मुझे अब Sure, no problem. God bless you. Thank you very much for your time. We'll get back to Aksa ji. Aksa, we'll take two more questions. ठीक है, and after that we'll be done with our question answer sessions. So Aksa, आप 3 सवाल हैं जी। अच्छा जी, चलो 3 सवाल और ले लेंगे, उसके बाद अगर आप में से किसी का भी सवाल है तो आप मुझसे कहते रहिएगा जी। 3 more questions. अक्सा, यास्मीन, आकर चलें, एक और मैं ले लूंगा, इससे ज्यादा नहीं जी। सर मेरा मैम इफ़ा से क्वेश्चन है कि वो कह रही थी कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मेरा मतलब इंटरेस्ट है, मैं शौक से पढ़ती हूँ। पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हमें क्या चीज़ जो है वो जिससे हमारा एक्सप्रेशन भी बेटर हो और हमें जो है ना वो एनालिसिस जो है वो, जैसे मैम इफ़त ने कहा कि आपका एनालिसिस इससे बेटर हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने से, तो वो कैसे बेटर होगा, कैसे वो चीज़ पॉलिश होगी? उनकी उनको उनके लिए न्यूज़पेपर कैसे मददगार साबित हुआ था? ओके, सो न्यूज़पेपर में सबसे पहले तो आप जनरली जो है वो गो थ्रू कर लें, जो आपकी जो भी हेडलाइंस जो होती हैं फॉर योर करंट अफेयर्स, बट फॉर बेटर एक्सप्रेशन और एनालिसिस के लिए आप जो है वो एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस पढ़ें। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सब पढ़ने हैं। इनिशियली तो आप अगर यू आर टोटली अ न्यू एस्पिरेंट तो आपको शायद ना पता चले कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं। बट ग्रेजुअली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा आज अगर ये 4 एडिटोरियल्स आए तो इनमें से हमारे लिए ये 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वो जैसे-जैसे विद टाइम आप जब डेली एडिटोरियल्स पढ़ेंगी तो आपकी खुद ब खुद एक एनालिसिस बिल्ट होती जाएगी। और साथ-साथ ये कि एक ब्लैंक पेपर अपने साथ लेके रखें और आपको जी जो-जो मैम, लगता है थैंक कि यू। अच्छा इस एडिटोरियल में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे नोट डाउन कर लें। फिर आफ्टर अ वीक और 2 अब देखें अच्छा ये चीज़ वाक़ई में ही इतनी रेलेवेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने 2 वीक्स में और ज़्यादा स्टडी किया होगा और ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़े होंगे। तो इस तरीके से विद कंटिन्यूअस रीडिंग जो है वो आपकी एक बेटर एनालिसिस डेवलप हो जाती है। व्हेन आई वाज़ न्यू मुझे कुछ नहीं पता होता था। हेलो, एम आई जी ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, वी कैन हियर यू। ओके, सो इनिशियली मुझे भी नहीं पता होता था। आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, बट विद टाइम मुझे भी समझ में आया कि मुझे सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़नी हैं। तो आप बस रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ें, जैसे लाइक एवरी फ्राइडे एक इस्लामिक टॉपिक के ऊपर एक एडिटोरियल होता है, आप वो पढ़ें। डॉन में जो है एवरी थर्सडे और वेडनेसडे जेंडर के ऊपर एक एडिटोरियल आता है, मिस राफिया, आई फॉरगेट हर फुल नेम, तो उनका आता है, आप वो पढ़ें। मलिहा लोधी के आर्टिकल्स आते हैं, आप वो पढ़ें। ज़ाहिद हुसैन के आर्टिकल्स इकोनॉमी पे आते हैं, आप वो पढ़ें। और मैं डॉन पढ़ती हूँ तो डॉन में सारे आर्टिकल्स आते हैं, तो आप बस ये अपने डोमेन बनाएं, एक फैक्ट बुक बनाएं और उसमें लिखती जाएं
एंड विद टाइम यू विल रियलाइज कि अच्छा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ का एनालिसिस ऐसे होगा. That's my strategy. Very good. Thank you, ma'am Ifat. Sir, I would like to add one more thing regarding ChatGPT, if you allow me. Yeah, sure, go ahead. ओके, सो दोज स्टूडेंट्स जो 2027 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग अपना एक चैटबॉट बना लें. यूट्यूब पे देर आर थाउजेंड ऑफ वीडियोस, कोई भी वीडियोस देखें, एक चैटबॉट बनाएं और उससे जो है आप लोगों को और ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड जो है वो डेटा और मटेरियल ChatGPT आप लोगों को प्रोवाइड करेगा. तो क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम जो कमांड कर रहे होते हैं, हमारी कमांड शायद इतनी अच्छी ना हो, पर जब आप चैटबॉट बना लेंगे तो फिर आपकी कमांड अगर वीक भी हो, पर आपको डेटा ChatGPT से एक बहुत अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा. तो दैट्स अ सजेशन अगर कोई फॉलो करना चाहे तो. Alright, thank you very much for that. Yasmin will go with your question. जी यास्मीन. अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ जो है वो आयशा के क्वेश्चन से लिंक है. जैसे कि आपने उसने बताया पूछा था कि हम कैसे किस तरीके से कंटेंट ले रहे हैं ChatGPT से. सर जैसे कि मैंने आपसे कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए, मैं सबसे पहले जो है वो मैंने ऐसे स्टार्ट किया है और मुझे मतलब हो सकता है कि मुझे टॉपिक्स की इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जिस तरीके से आप पैटर्न बताते हैं ना कि किस तरीके से आप एक आउटलाइन लिख रहे हैं, जो एक पॉइंट को किस तरीके से आप एलाबोरेट करेंगे और किस तरीके से आप पैराग्राफ लिखेंगे, मुझे इसकी तो तकरीबन समझ आ चुकी है. मुझे मसला यहाँ आता है कि जब आप कोई टॉपिक देते हैं, मुझे उसकी इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरी पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर्स मेरी अच्छी नहीं रही. तो जब मैं उसको लिखने बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं उसको जैसे ChatGPT से सर्च कर लिया, तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने कौन-कौन से पॉइंट लिखने हैं. लेकिन जब मैं उसको पैराफ्रेज़िंग करने बैठती हूँ तो मुझे इनडायरेक्टली यही लगता है कि मैं ChatGPT को बहुत ज़्यादा नोट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रही हूँ और उसी की राइटिंग या उसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. इवन दो मैं उसको बहुत पैराफ्रेज़ करती हूँ, उसको मैं एलाबोरेटिव वे में सर्च करके पढ़ के फिर लिखती हूँ. लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं उसको कॉपी कर रही हूँ और मुझे थोड़ी थिंकिंग है या हो भी रहा होगा. तो मैं किस तरीके से इसको गेट रिड ऑफ कर सकती हूँ कि मुझे लगे कि मैं इसको बिल्कुल अपनी वर्डिंग में लिखा है और मैंने अपना ही लिखा है और मुझे आगे चल के ये सब कुछ माइंड में याद भी रहे, क्योंकि फिर मैं आगे चल के भूल जाती हूँ. Okay, anyone, any of the qualifiers, आप इससे इन्हें आंसर कर सकते हैं यास्मीन को. Yes, sir, I would like to answer this. Am I Right. audible? Yeah, you're audible. Very sorry. Okay, जी. जी, इसके लिए यही है कि जब आपको कोई ऐसे का टॉपिक मिलता है ना, एंड इट हैपेंस विद एवरी एस्पिरेंट कि उसके पास उस ऐसे के टॉपिक के बारे में अभी करंटली कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, और अगर होती भी है तो वी आर लाइक कि वी ऑलवेज वांट टू राइट इट कॉम्प्रिहेंसिवली. तो उसके लिए अगर आप चैट जीपीटी सोर्स इस्तेमाल कर रही हैं, मैंने जो अपने एसेस के लिए इस्तेमाल किया था कि मैंने कोई एक पीडीएफ पढ़ लिया, उस पे एक रिसर्च पेपर आप अगर उस चीज पे पढ़ लेते हैं तो वो भी काफी आपको ना बेसिक समझा देता है उस टॉपिक की. लेकिन जब आप उसको, इसके लिए यही होगा कि जब आप पढ़ रही हैं, उसके नोट्स बना रही हैं, देन यू हैव टू जस्ट लाइक रीड द नोट्स. जब आप ऐसे अटेम्प्ट करने बैठेंगी तो उस वक्त यू डोंट हैव टू लुक एट योर नोट्स. एक बार आप अपने नोट्स बना लें, फिर भले पूरा एक दिन लगा लें. अगर आप अपनी बिगनिंग स्टेजेस में हैं टू राइट एन ऐसे, उस जब आप रिसर्च प्रोसेस में हैं फॉर द ऐसे, आप भले एक पूरा दिन लगा लें, बट व्हेन यू आर सिटिंग टू राइट एन आउटलाइन, उसके बाद उस वक्त आपने जो है अपने नोट्स को नहीं देखना. दैट यू शुड नॉट डू. और उस वक्त आपको फिर यही होना चाहिए कि इवन इफ यू आर लाइक पैराफ्रेजिंग इट, you should be paraphrasing it in your mind. You should not go back to your notes and read it and then write it. Reading का process पहले होना चाहिए और उसके बाद you attempt an essay like you're sitting in the exam hall. That would I think be helpful. उसमें ये होगा कि in the very beginning आपकी कुछ चीजें छूट जाएंगी, और जितना हमारे साथ हमेशा ये होता है कि जितना अच्छा हम पढ़ते हैं ना, वो 100% हम लिख नहीं पाते. तो उसमें से कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं. तो वो जैसे आपको डॉक्टर खुशवंत ने भी कहा कि कुछ चीजें रह गई, वो भले रह जाएं. अगर आपका ऐसे का स्ट्रक्चर सही जा रहा है तो वो ऐसे चीजें जो है या कंटेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इनकॉर्पोरेट होता रहता है. इन द Very बिगनिंग इट good. इज नेवर 100%. यस. Very good जी, बहुत अच्छी बात है. We'll move towards last question. Last question I guess Fakra का था. Then we'll move towards the candidates that are especially focused on CSS 2027. जी, Fakra.
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा मैम परीक्षा से क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया कि वो लाहौर मूव हो गई थी, तो मैं एक तो रीज़न पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों हुई थी, और सेकेंडली उनको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े एक हॉस्टल लाइफ में, क्योंकि हर एस्पिरेंट कहीं न कहीं उसको ये चैलेंज फेस करना होता है, तो इसलिए मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। यस वाकरा, मेरा पहला रीज़न टू बी वेरी ऑनेस्ट यही था कि मेरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं थी। आई वाज़ अ ग्रेजुएट ऑफ 2021 एंड आई हैव गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2025। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम आया था कि मेरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी नहीं थी। सो हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। मेरा ये था, आई कम फ्रॉम अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, बट मेरे साथ मसला ये आता है कि व्हेन यू आर लिविंग विद योर फैमिली तो फिर कुछ ना कुछ आ ही जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपने कोई शादी अटेंड करनी है, आपने कोई मेहमान आपके घर में आ गया, तो आपका वो एक रूटीन जो है ना वो फॉलो नहीं हो पाता, वो ब्रेक्स आ जाते हैं रूटीन में। तो मैं खुद भी फील कर रही थी कि मेरी तैयारी ही जब सही से नहीं है तो मैं अटेम्प्ट कैसे दूं। तो मेरा मेन रीजन यही था टू मूव टू लाहौर, and I would say that it was not easy. Uh, yes, my family was very supportive when I was moving to Lahore and I was living in hostel. जाहिर है जो finances थे वही provide कर रहे थे और बाकी सारी चीजें भी, but because I was coming from a different province, तो मेरे साथ ये भी था कि हॉस्टल में आप जब रहते हो तो आपको uh, एक तो यू डोंट हैव दैट कंफर्ट ऑफ योर होम, चाहे आप कितना भी कहो, बट हॉस्टल इज अ हॉस्टल। एंड उसके साथ आपने जो है फूड भी मैनेज करना होता है, तो फूड की भी जो है एक स्ट्रगल होती है हॉस्टल लाइफ में। तो ये फिर मैं यही कहूंगी कि वही हम कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये फिर मैं ये सोच के करती थी कि 1 साल है, 2 साल है, लेकिन जो सबसे मैं कहूँगी ना कि टर्निंग पॉइंट था मेरी जर्नी में, या जिसकी वजह से मेरा 1 साल में प्रिपरेशन हो सका, मेरा पीएमएस क्वालिफाई हुआ, पीएमएस सिंध और सीएसएस क्वालिफाई हुआ, रीजन यही था कि मैं हॉस्टल में रही थी। अगर मैं घर में रहती मुझे वो कंफर्ट मिलता, मुझे वो खाना भी बहुत अच्छा मिलता, मुझे वो सारी चीजें ना फेस करनी पड़ती हॉस्टल वाली, लेकिन मेरी तैयारी पूरी नहीं हो पाती। और तैयारी और इवन अटेम्प्ट देने के बाद भी ना मुझे अपने आप से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन करके तैयारी मतलब अटेम्प्ट नहीं दिया। सो हॉस्टल में बाकी सारी स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन मैं इस वजह से रेकमेंड करूंगी कि अगर आप इस तरह है कि आपके घर में आपके पास एक प्रॉपर स्टडी स्पेस नहीं है, आपको लग रहा है कि आपकी इनकंसिस्टेंसी में इट इट प्लेज अ रोल, कि यू आर लिविंग इन द होम एनवायरनमेंट, वहां पर कंफर्ट होता है, तो आप इस वजह से भी हॉस्टल में, क्योंकि आपके पास कोई दूसरी चीज है नहीं, आपको पता है कि आप इतनी दूर आए हुए हो, तो आपको सुबह को उठ के बस तैयारी ही करनी है। तो this is a very, it is, it plays a major role in your, I would say, the CSS journey, कि आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती हॉस्टल लाइफ में। मुझे ये लगता है बाकी स्ट्रगल्स हैं हॉस्टल लाइफ की, तो दैट आई वुड से कि ये जब आपका अटेम्प्ट क्लियर होगा ना तो आपको ये सारी चीजें भूल जाएंगी। एंड ऑल्सो आई वुड से कि जिस तरह वो एक एस्पिरेंट अभी क्वालिफायर थे, उन्होंने अली रजा ने कहा कि this CSS journey is rightly called a journey because it teaches you a lot of things. मुझे हॉस्टल लाइफ से जो अडेप्टेबिलिटी आई कि वो मुझे आई थिंक अपने घर में नहीं आ सकती थी। और CSS का फायदा ऑफ कोर्स ये है, द रिजल्ट्स आर द ऑफ कोर्स द मेन बेनिफिट ऑफ इट, बट द जर्नी टीचेस यू अ लॉट। तो आई वुड से कि यस, एंड yes, hostel plays a very big role in your consistency in the journey. At least it did for me. वेरी गुड, बिल्कुल जी। हॉस्टल Yes. के बहुत से challenges होते हैं लाइफ में, and you all have sacrificed a lot of things in your journey. Yes. Path has rewarded you with the success If, and जी, कोई और आप बात करना चाह रही हैं? Anyone?
Yes, even I would say कि when I was living in hostel, तो I was living in Lahore and I'm from Hyderabad. तो when you're लाहौर से हैदराबाद आना, वो भी एक वो आपस में ना बीच में बहुत बड़ा रास्ता है। तो मैं सिर्फ ईद के ईद वापस घर आती थी। तो मुझे हॉस्टल में भी लोग कहते थे कि isn't it very difficult for you to live this far and मतलब आप इतना जल्दी जल्दी घर भी नहीं जा पा रहे। So yes, it is a struggle, but when you are doing, when you know that you are in the CSS journey, तो फिर आपको ना पता होता है खुद को भी कि ये बहुत छोटी चीजें हैं मेरे लिए to sacrifice, and this is just for the time being. So I would recommend hostel to the people who think कि उनका जो home environment है वो थोड़ा सा distracting है या उसमें वो comfort zone में चले जाते हैं. So it is good if you want to, challenge yourself and fully immerse in the process. उसके बाद रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएं ना जाएं, क्योंकि सीएसएस मैं कहूंगी कि इट इज ए लेंदी प्रोसेस। आप रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे तो आपकी जर्नी, आपका प्रोसेस सही से कुछ नहीं गुजरेगा। immerse in the process that you forget about the results, and I would say कि then the results already come in your favor when you completely immerse yourself in the process. बिल्कुल बिल्कुल, आप सबने सही फरमाया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर डेडिकेटेड टाइम, ऑल द ऑनरेबल पर्सनालिटीज। जो हमारे क्वालिफायर्स हैं, दे आर इक्वली दे आर इक्वली रिस्पेक्टेबल। एंड जो आप सब जर्नी में अभी आगे अपनी जर्नी को सीएसएस की परसू करें, दे आर ऑल ready and they are also very irrespectable for me, so thank you very much for your time. Now we have to conduct a class of CSS 2027 because it is the orientation. It is the first class of CSS 2027. So anybody who is interested in CSS 2027, they can stay. बाकी आप में से जो भी CSS 2026 वाला है या qualifiers हैं, if you want to leave, it's up to you. I once again thank you for your generous time and everything जो कि आप सब ने कहा. And truly, your journey is very inspiring for all of us. So thank you very much once again. जो CSS 2027 के बच्चे हैं, they can stay. जो 26 वाले हैं, if they want to go, and the qualifiers, if they want to go, it's up to them. I once again thank you very much. Alright जी, so बात करते हैं जी CSS 2027 के बारे में। सबसे पहले जो 27 के क्वालिफायर्स हैं, मुझे थोड़ा सा इनके साथ बात करनी है। एनीबडी जो भी आप में से चाह रहा है जी कि 27 पे जाना, ठीक है, यानी जो 26 का कैंडिडेट है और वो चाह रहा है कि मैं जी अपनी अटेम्प्ट स्किप करके 27 पर चला जाऊं, आपने ये नहीं करना। जो 27 के कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन कैंडिडेट्स हैं, दिस क्लास इज स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर देम, ठीक है। सो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि सर जी व्हाट इज सीएसएस। सीएसएस बहुत आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो सीएसएस क्या होता है जी। सीएसएस इज एन एग्जाम ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि आपके इंटेलेक्ट को टेस्ट करता है। जैसा कि आप सब ने अभी सुना कि ये जितने भी हमारे पास क्वालिफायर्स आए थे, उन सब ने एक बात कॉमन की कि सर जी हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। समझिएगा इस चीज को। उन्होंने कहा सर जी हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, हमने बस जो प्रोसेस हमें प्रोवाइड किया जा रहा था हम उसे फॉलो कर रहे थे। नूर बेटा मेरी बात आपको समझ आ रही है? अलीजे लेट मी नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो यहाँ पर बात ये की जाती है कि देखिए सर जी हम इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन हमें जो चीज प्रोवाइड की जा रही थी, वी ट्रस्टेड द प्रोसेस और हमने उसे फॉलो किया। सो सीएसएस में आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता। सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन आपने निकाल देना है अपने माइंड से कि नॉलेज आपके पास है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज आ जाएगा, वो मसला नहीं है। बट द बिगर थिंग इज दिस कि जो आपको करवाया जा रहा है आप डेली का काम डेली करें एंड दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन योर सक्सेस। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। सेकेंड थिंग है जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीएसएस। तो सीएसएस का पर्पस सिंपल ये है कि आपके इंटेलेक्ट को टेस्ट किया जाए कि इससे पेशतर कि आपके जिम्मे, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस लगाए जाएं कि आप इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करें। उससे पहले देखा जाए कि क्या आप प्रेशर को भी मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। यहां पर देखिए आपका जो एग्जाम होता है स्टूडेंट्स 9 बजे से 12 बजे होता है एंड देन उसी दिन 2 घंटे की ब्रेक के बाद 2 से 5 बजे होता है पेपर। अब ये क्यों ऐसा होता है? ताकि आपको एक मैक्सिमम प्रेशर के अंडर रखा जा सके,
ताकि आप इस चीज को, एग्जामिनर इस चीज को देख सके कि क्या बच्चा प्रेशर में सही फंक्शन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने हवास खो बैठा है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? लेट मी नो। मुझे जरा आप सबकी बड़ी एक वार्म प्रेजेंस चाहिए होगी, एंड मुझे आप सबके आंसर्स चाहिए होंगे। सो आई वांट कि आप सब साथ साथ मुझे जवाब देते जाएं ताकि मैं आपको इफेक्टिवली एड्रेस कर सकूं। यस सर। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? आई एम सो सॉरी, देयर वाज सम डिस्टॉर्शन फ्रॉम माय साइड, दैट्स व्हाई आई वाज अनएबल टू कोऑर्डिनेट विद यू। ओके, यस जिसको सर। सारे ही बैठे हैं जो कि 27 के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। नूर आपका तो मुझे पता है, यास्मीन आपका भी मुझे पता है, अलीजा आपका भी मुझे पता है, अक्सा आपका भी मुझे पता है, बाकी सारे, निमरा का भी मुझे आइडिया है, बाकी सारे के नहीं। अब प्योरली CSS 2027 वाले बच्चे मेरे पास बैठे हैं, मुझे जरा ये बता दीजिएगा। अच्छा, अब आप सारे माशाल्लाह से वो बच्चे हैं जो कि बड़े तगड़े हैं, ठीक है, यू आर ऑल वेरी गुड, बट आई टेक द क्लासेस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले, आपको पता है जी CSS क्या होता है, हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे बिकॉज यू ऑल नो व्हाट इज CSS। अब CSS की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ठीक है, CSS क्या, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, रिटन एग्जाम का आपको पता है कि सबसे पहले 1200 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होंगे, जिसमें आपके कंपल्सरी 6 होते हैं, 6 ऑप्शनल्स होते हैं, एंड देन यू हैव साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के बाद आपका साइकोलॉजिकल भी होता है, याद रखिए। और साइकोलॉजिकल के बाद 300 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। टोटल 1500 आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या होता है एक्सा, कि जब आप एक दफा ये तमाम चीजों को देखते हैं ना, तो जितने भी आपके पास क्वालिफायर्स आए, और हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने एकदम अब जंप नहीं कर देना टूवर्ड्स आवर सिलेबस, कि हम जी इस्लामियात शुरू कर लें, हम ये शुरू कर लें, हम वो शुरू कर लें। नो, आपके पास जो मैंने रोड मैप डिजाइन की है वो ये कि सबसे पहले आपके तैयारी को मैंने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले तो आपके ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया जाएगा कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ लिखने का तरीका प्रोवाइड किया जाए एट द सेम टाइम। ये जो फेज आपके पास होगा, इसके 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद राइटिंग, एंड राइटिंग के बाद इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि आपका CSS बिकॉज इंग्लिश का एग्जाम है। HP कौन है जी, मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज योर नेम, आर यू माय स्टूडेंट, व्हाट इज योर नेम प्लीज? अगर आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं तो व्हाट इज योर नेम प्लीज, ताकि मैं आपको प्रॉपरली मुखातिब कर सकूं। अली से मेरी बात समझ आ रही है? सो सबसे पहले तो आपको जब यस इंफॉर्मेशन की सर। करते हैं ना यहाँ पर, तो नूर बेटा, इंफॉर्मेशन आपको सिलेबस वगैरह की काफी है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वीक में एटलीस्ट एक बुक रीड किया करेंगे। यस, यू हर्ड मी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक। इसमें क्या करेंगे कि हम सर्टेन किताबों को पकड़ेंगे, और उन किताबों का चैप्टर वाइज हम मुतालिया किया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी है, तो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी का चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है। एटलीस्ट हम अक्सर यहाँ पर 5 से 6 किताबें भी ऐसे स्टडी कर लेते हैं, या बिकॉज हमारे पास 3 महीने से 4 महीने तक का टाइम होगा। आमतौर पे मैं आपको ये जो आपका टाइम होगा ये लेकर चलूंगा टिल जनवरी, इससे ज्यादा नहीं मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि मैं ना फिर बोर हो जाता हूँ, ठीक है। तो जनवरी तक हम क्या करेंगे कि डेली या वीक में 2 3 3 दिन आपकी क्लासेस में रखा करूंगा। इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके साथ सिंपली सबसे पहले मेरा फोकस होगा कि हम डिफरेंट किताबों को पढ़ें। प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, पावर्स ऑफ जियोग्राफी, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, और इस तरीके से जो जितनी CSS रेलिवेंट किताबें हैं वो डायरेक्ट आपको पढ़ने के लिए नहीं मैं दूंगा। चैप्टर होगा, चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट समरी लिखी होगी, और हम उसे फिर ब्रेक डाउन किया करेंगे। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? मुझे बताइएगा। सो यस इंफॉर्मेशन आपको यहां से आ जाएगी। इंफॉर्मेशन को और ज्यादा केटर करने के लिए, या और ज्यादा इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करने के लिए, आपके साथ मैं फोकस करूंगा, ठीक है, ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर। आप जब पेपर पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे एंड डेली एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, तो मैं आपके साथ 2 3 लाइव एक्सरसाइजेस कंडक्ट करूंगा, जिसमें स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है सबको? मुझे बताइएगा, ठीक है। सर, इसमें ना मैं इस चीज यस पर सर। कि एक हमने एडिटोरियल पकड़ा, लाइव पकड़ा, और लाइव ही हम लिखा करेंगे।
कि अच्छा जी यहाँ पर ये चीज आ सकती है, यहाँ पर ये चीज आ सकती है। अच्छा अब किताब की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, लिखने की, यानी आपको क्या हो गया, एक तो न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो वहां से भी इंफॉर्मेशन राइटिंग आ जाएगी। प्लस हम क्या किया करेंगे कि वीक में सेंटेंस स्ट्रक्चर और इनके ऊपर काम किया करेंगे। ना सिर्फ ये, हम इंग्लिश नॉवेल्स के ऊपर भी काम करेंगे। पॉइंट पता है क्या है, जब हम नॉवेल्स पढ़ेंगे ना, मैं आपको डिफरेंट नॉवेल्स की किताबें दूंगा, आप नॉवेल से थोड़े बहुत पढ़ेंगे ना तो देखिएगा आपको राइटिंग का पता चलेगा। एंड व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट राइटिंग, तो स्टूडेंट्स फिर हम आगे जाकर सेकंड फेज पर जाएंगे। और ये जो सेकंड फेज होगा स्टूडेंट्स, वो होगा जिसमें हम आपके कंपल्सरीज को साथ साथ कवर अप करेंगे। ये जनवरी में हम स्टार्ट कर देंगे। मैं इसे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जनवरी में हम 3 दिन अपने सिलेबस को टाइम देंगे, 2 दिन किसी और, यानी इन्हीं में से एक दिन नॉवल को टाइम दे दिया आपको, फिर 7 दिन का मैंने टाइम दे दिया कि चलें जी ये किताब है, नॉवल आपने पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर एक दिन किताब पढ़ ली, एडिटोरियल्स पढ़ लिए, ये इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर साथ ही हम क्या करेंगे कि मई में आपके ऑप्शनल स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसे माशाल्लाह से हमारे पास बच्चे हैं जो कि मैं किसी को ये बताऊंगा नहीं, लेकिन दिस इज द रियलिटी दैट आई एम टेलिंग यू। और वो ये है स्टूडेंट्स कि 2027 स्टार्ट होने से पहले ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना 10-10 सब्जेक्ट खत्म कर लिए हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड। 2-2, 3-3, 4-4 कर लिए हैं। सब्जेक्ट्स ऐसे ही स्टार्ट होते जाएंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के मुताबिक। और जो हमारे बच्चे इस तरीके से कर चुके हैं उनके साथ इंडिविजुअलाइज्ड टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। प्लस इसमें क्या किया जाएगा कि आपको टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, डिफरेंट किताबें, ठीक है। पास्ट पेपर एनालिसिस जो आपको पता ही है, एक्सपर्ट नोट्स, जो मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता होता हूँ, जो कि आपके सामने ही जो बच्चे हैं उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से उनके इंटरव्यू तक में भी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट अब जी आपको जो है पास्ट पेपर एनालिसिस प्रोवाइड, एसे राइटिंग के ऊपर खासा फोकस किया जाएगा। अच्छा इसमें जो मैं भी आपके साथ सेशन लेकर चलूंगा ना, इसमें एसे के ऊपर भी हमारा काम होगा, ठीक है। यानी क्या होगा कि मैं आपको ऐसे कोशिश करूंगा कि एक दफा फिर अभी मैं पढ़ाऊं, ठीक है। स्टार्टिंग में एक दफा आप ऐसे पढ़ लेंगे ना तो नॉलेज आपको सारा साल आती रहेगी। यू विल नो हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, आपको पता होगा कंक्लूजन कैसे लिखना है, आपको पता होगा बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, और आपकी लाइफ ड्रिल साथ साथ टाइम प्रैक्टिसेस होती रहेंगी, ठीक है। फिर आपके पास वही जी 3 से 4 महीने जो कि एक मेक इट और ब्रेक इट एरिया होते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल आप मेक इट और ब्रेक इट एरिया से गुजर रहे होंगे एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, ठीक है जी। सो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिविजन्स की जाएंगी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। आपको आपके मुताबिक एक एआई बेस्ड, क्योंकि मैं सिस्टम अभी डेवलप कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मीटिंग्स विद डिफरेंट इंजीनियर्स, तो एआई बेस्ड सिस्टम के तहत वीक वीक रहे हैं, माइट बी पॉसिबल विल डेवलप एन एप्लीकेशन जो कि आपके फोन के साथ इंटीग्रेटेड होगा। आपको ये भी बताएगा कि आपका टाइम कितना वेस्ट हुआ है जी, रील्स देखने में कितना वेस्ट किया है, जिसे आप पढ़ाई पर लगा सकते थे। सो विल बी डेवलपिंग एन एप्लीकेशन लाइक दिस, जो कि आपकी प्रॉपर तैयारी को, एक फोकस्ड तैयारी को केटर कर सके, ठीक है। कोई सवाल यहां तक अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टडी टेक्निक्स आपको पता ही है जी, फोकस रहें, कंसिस्टेंट रहें, जस्ट ये चीजें रहें, बाकी करवाना मेरा जिम्मा है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे आए हैं व्हेन दे केम दे न्यू नथिंग, लाइक आपको सबने बताया कि हमने अपने से पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत आइडिया था, ठीक है, बट दे न्यू नथिंग। बट इवन आफ्टर दिस अगर वो इस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग सम टेस्ट एंड बाय अटेंडिंग द क्लासेस, तो मेरे ख्याल से आप सबके लिए कोई ये नई चीज नहीं है। अगर मैं 3 साल से ये चीज टेक्निक रिपीट की हुई है, तो मेरे अपनी 2024 के क्वालिफायर्स के साथ भी आपकी मैं कोई क्लास रखूंगा तो 2020 ये 2025 के थे, ठीक है। अगर मैंने 3 साल से ये टेक्निक रिपीट की है तो चौथे साल भी हम इंशाल्लाह इससे बेहतर टेक्निक्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। सो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डिजिटल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। डिजिटल नोट्स के साथ साथ आपको तमाम इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, प्रोज एंड कॉन्स, इन तमाम चीज़ों के डिटेल चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फराहम की जाएंगी, ठीक है। सर सब्जेक्ट सिलेक्शन पर भी आप सेशन रखेंगे। हाँ जी जी, सब्जेक्ट सिलेक्शन तो वैसे मैंने यहाँ पर ही रखना था, अगर देर ना होती तो आज आपको मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन पर ही बताना था, ठीक है। बट बिकॉज ऑलरेडी हमारे जितने भी डिस्कशन सेशन है उसने काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, तो हम इस तरीके से इसे किया करेंगे। एंड फर्दर मोर मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये भी बताइए कि आप किस डे पर अवेलेबल हैं, ताकि हम ना एटलीस्ट वीक में 2 क्लासेस अभी रखें, ज्यादा नहीं तो हम एक नॉवल रीडिंग, एक न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, और एक बुक रीडिंग पर एटलीस्ट क्लासेस जरूर रखें। वी कैन कंडक्ट अ क्लास ऑन संडे, दैट इज द बेस्ट डे, ठीक है। संडे को हम एक क्लास कंडक्ट कर सकते हैं
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक ट्यूसडे को क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे को, कुछ इस तरीके से हम ट्यूसडे को या फ्राइडे को हम क्लास रख सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम विलिंग फॉर दैट। संडे, ठीक है, संडे, ट्यूसडे एंड वी कैन कंडक्ट फ्राइडे, व्हाट डू यू से? ठीक है, फ्राइडे को जी नॉवल पढ़ लिया करेंगे, लिखें जरा अपने पास। फ्राइडे को हम क्या करेंगे, हम नॉवल पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। इस संडे से ही फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट डू यू ऑल से? डू यू ऑल एग्री विद दैट? लेट मी नो। सो मैं ज्यादा डिले पर जी बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो संडे से जी आपकी बुक रीडिंग की क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? 9:30, 9:30 नहीं, चले हम 9 कर लेते हैं, थोड़ा सा हम पहले कर लेते हैं, ये 9 PM रख लेते हैं, ओके। सो 9 PM ऑनवर्ड्स ताकि हम ज्यादा टाइम दे सकें, 9:30 थोड़ा लेट हो जाता है। तो हम ऐसा करेंगे कि प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम संडे को जो हमारी क्लास हुआ करेगी उसमें बुक रीडिंग पर फोकस करेंगे। ट्यूसडे को जो हमारी क्लास हुआ करेगी स्टूडेंट्स, उसमें हम फोकस किया करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग को। एंड जो फ्राइडे को हमारी क्लास हुआ करेगी उसमें हम फोकस किया करेंगे नॉवल रीडिंग को, ठीक है। नॉवल और साथ इंग्लिश को, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग को। ताकि ये हम 1-1.5 महीना इस पे लगा लेंगे ना, ये थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है, बट ट्रस्ट मी दीज प्रोसेसेस आर गोइंग टू हेल्प यू। सो आप इन पे फोकस कर लेंगे, साथ हम इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी कर लिया करेंगे बीच में। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, ऐसे ही और तरीके के, रियलिज्म क्या होता है, एनार्की क्या होती है। बिल्कुल जी, अक्सर आपने मुझे ये सेंड कर देना है, ठीक है, ताकि मैं प्रॉपर आपको एक इंटीग्रेटेड स्केड्यूल डिजाइन कर लूँ, ठीक है। सो इस तरीके से जी हम 2027 को लेकर चलेंगे। एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह विल फोकस ऑन पीएमएस एज वेल, एज पीएमएस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपको बाय द टाइम ऑफ पीएमएस मैं कोशिश करूंगा कि पीएमएस की भी आपकी अच्छी मैं तैयारी करवा दूं। आप सब कोशिश करें, जो सीएसएस 2027 के हैं, आप पीएमएस की भी लाजमी अटेम्प्ट दें, ठीक है, क्योंकि पीएमएस पहले आ जाएगा, ठीक है। तो नूर आप भी कोशिश कीजिएगा बेटा, यास्मीन आप भी अपना जो आपका एक सब्जेक्ट, आपका जो एक प्रोविंशियल लेवल के एग्जाम होंगे, सीसीई होंगे, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर प्रॉपर एक डिटेल्ड फोकस करवा दूंगा मैं, ठीक है। जो पीएमएस की क्लासेस हो रही हैं, प्लीज उनका एक दफा लिंक मुझसे ले लीजिएगा मैसेज करके, मैं आपको उसमें ऐड अप कर दूंगा, ठीक है। वी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस, वी टॉकिंग पॉलिटिकल साइंस देयर। वो कब होगा जी? वो होगा जी आपका, आपकी अभी जो दाखिला जाएगा ना, वो जाएगा जी मिड ईयर में, ठीक है। सीसी, यास्मीन आप सिंध से बिलोंग करती हैं, राइट? यस सर। वो सिंध का जी मिड ईयर में जाएगा, जब जाएगा वो पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वो आपको मैं करवा दूंगा तब तक, डोंट वरी अबाउट इट, तब तक आपके काफी सब्जेक्ट्स कंसिडरेबल अमाउंट में कवर हो चुके होंगे। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपके साथ लेकर चलेंगे। फर्दर मोर आपका अगर कोई सवाल है मुझसे मेरे 2027 के कैंडिडेट्स का, तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टेक्निक्स, तो आप मुझे एक दफा यस सर लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन एंड द क्लास। और इंशाल्लाह मंडे से फिर हम अपनी एक प्रॉपर इंटीग्रेटिव स्टडी जो है उसका आगाज कर देंगे जी। एनी क्वेश्चंस? गॉड ब्लेस यू जी आप सबको। और द रीजन ऑफ दिस सेशन इज दिस, कि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें एंड आपको ये पता चले कि आप जिनके पास तैयारी कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, वो अभी भी हम कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। नूर बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने इंग्लिश का पूछना था, जो आप कह रहे थे कि आप इंग्लिश का करवाएंगे, वो किस तरीके से करवाएंगे? वो आपको पहले तो देखें, आप सबको, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिगिनर हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिगिनर्स भी नहीं है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिन्हें नाउन वगैरह का भी आइडिया नहीं होता। तो एक क्लास में हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक चीजों को ना कवर अप फिर से एक दफा कर लेंगे, ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए। उसके बाद फिर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ बेटा जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ जब आप इस तरीके के इंग्लिश डिस्कोर्सेज को स्टडी करेंगे ना, लाइक नॉवल हो गया, बर्टन रसल हो गया, कुछ नहीं, नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हमने चले जाना, बस थोड़ा बहुत हमें स्टडी करना है, ताकि हमारे सीएसएस से रिले, आपको पता है कभी वो शेक्सपियर की कोई कोटेशन आ जाती है, कभी इस तरीके से बर्टन रसल के कोई प्रेसी आ जाती है। तो क्या है कि आप अगर इन्हें थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए ऐसे का भी मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये चीजें आपके पास ना कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होगी जी पहली बुक। अब आपके पास जो होगी वो होगी जी प्रिजन्स ऑफ जियोग्राफी। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको सीएसएस 2026 में भी बेनिफिट करेगी, ये नहीं सीएसएस जो 2026 वाले बच्चे हैं। तो प्रिजन्स ऑफ ज्योग्राफी हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और जी कोई अगर आपका सवाल है तो जी नूर बेटा, आपको समझ में आ गया सर पॉइंट? सर मैंने कहना ये था, ये नाउन वगैरह पार्ट ऑफ स्पीच, ये वाली जो चीजें हैं, ये तो मतलब लाइक ऑलरेडी भी हम इससे घुस हुए हैं, लेकिन जब ये लिखने की बारी आती है तो वो मतलब लाइक उस तरीके से नहीं लिखा जाता जिस तरीके से एक्चुअली में लिखना चाहिए।
जी, मैंने आपको वही बात की है कि देखिए नूर बेटा, आपका एक इश्यू पता है कि आपकी जो पर्सनल, मैं जब राइटिंग आपकी चेक करता हूँ, तो आपका ग्रामर का मसला नहीं है, आपका ना आइडियाज का मसला है, ठीक है। तो वो आपको आइडियाज के इंटीग्रेशन, और जब हम राइटिंग और ये नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपकी आइडियाज के इंटीग्रेशन में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो वो उसमें भी मैंने आपको सारा नॉवेल्स का ही वो पार्ट होता है, तो वो आपको नॉवेल्स में मैंने पढ़ाया। अब जैसे कल आपका मैंने ऐसे चेक किया आउटलाइन, तो आपको पता है आपके आइडियाज के इंटीग्रेशन का मसला आया है, जो मैंने कट किए हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन में जी आपको करना होगा, ठीक है। सो ग्रामर में ये है कि चले कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आती तो एक दिन लगा के वो भी कर लेंगे, अगर नहीं तो विल जस्ट डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स सम एडवांस फॉर्म ऑफ ग्रामर, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर बुक्स का पूछना था मैंने कि वे विल गेट। आई एम सॉरी, सर रिपीट बुक्स करिएगा। का पूछना था। सर बुक्स और नॉवेल्स वगैरह आप कह रहे हैं ना बुक्स रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो बुक्स का पूछना था मैंने आपसे क्या बुक्स का पूछना था? कि कहाँ से ले सकते हैं या आप प्रोवाइड करेंगे। वो आपको मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, वो इतना ज्यादा ओवरवेलम होने की पुत्तर जरूरत नहीं है कि आप जी आप पूरी पूरी ओके सर। मैं आपको बोलता हूँ जी चलें जी एक किताब पढ़ें, आपसे नहीं पढ़ी जाएगी। जो आपको मैंने वैसे प्रेजेंस ऑफ ज्योग्राफी की बात की, वो तो मैंने आपको समरी पढ़ानी है और मेजर पॉइंट्स पढ़ाने हैं विद डायग्राम एंड जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो डोंट वरी टू मी। एंड जो नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मसला नहीं, वो लाइव क्लास में हम बैठ के पढ़ा करेंगे और बोलते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, सही है। बस आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपने क्लास में प्रेजेंट होना है, ठीक है, बस। बाकी क्लास में जब आप आ जाएंगे, आप मेरी जिम्मेदारी हो जाएंगे, दैट्स अप टू मी, ऑलराइट। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का जी, एनीवन? नूर, सहर, यास्मीन, निमरा, अक्सा, फाखरा एंड अलीजा, आई एम ग्लैड टू हैव सच ए गुड सेशन विद ऑल ऑफ यू, दूसरे भी कैंडिडेट्स के साथ। सो आई एम एंडिंग द क्लास। आप सबके साथ मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा अक्सा बेटा, जो स्केड्यूल है, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं, एंड देन विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच जी, आई एम एंडिंग द क्लास। आप सबके साथ संडे को 2027 की दूसरी क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।